नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। सबसे पहले आप सभी से बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि आज का जो लाइव क्लास था वो नहीं चल पाया, क्योंकि वाईफाई का जो कनेक्शन था वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाया, जैसा कि आपको इन्फॉर्म कर दिया होगा पहले। ठीक है, आज क्या है, आज जो हम जैसे पहले कराए थे कि आज का 12th का जो पोर्शन है आपका फिजिक्स के अंदर, जो बीएससी मैथ और जो बीएससी बायो वालों के लिए पूछता है, 12th का जो पूरा पोर्शन है उससे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं आज हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, ये लाइव क्लास के अंदर कराने वाले थे, लेकिन अब जैसा कि वाईफाई कनेक्ट नहीं हो पा रहा, इसी वजह से क्लास नहीं रुकनी चाहिए किसी भी कीमत पे। परसों हम लोग का एग्ज़ाम है, कल हम लोग का टेस्ट है, कल आपकी कोई क्लासेस नहीं चलने वाली हैं। कल आप लोग पूरी तरीके से रिविज़न करेंगे। ठीक है, शाम को 5 बजे आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा यूट्यूब पे कि आप लोग को क्लास से कैसे ज्वाइन होना है। ठीक है, 8 बजे से आपका टेस्ट है। 25 फिजिक्स का क्वेश्चन, 25 केमिस्ट्री का और 25 मैथ का अलग अलग सेक्शन के अंदर आपको भेज दिए जाएंगे। कैसे जोड़ना है, कब जोड़ना है, वो आपको 5 बजे यूट्यूब पे आपको लाइव रहना है, वहीं पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। हो सकेगा तो उसी में कमेंट बॉक्स में आपको लिंक भी पिन कर दिया जाएगा, यदि आप व्हाट्सएप के थ्रू जोड़ रहे हैं या टेलीग्राम के थ्रू। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम बेसिकली 12th का जो पूरा पोर्शन है, जो बच्चे तैयारी नहीं कर पाए हैं, ये जो एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट, ये एक बेस है कि एमजीकेबीपी में यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आपके कैसे सवाल आते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं इन 11th एंड 12th के पोर्शन से। 11th का पोर्शन मैंने पहले ही कंप्लीट करा रखा है 3 क्लास के अंदर। ठीक है, 3 पोर्शन में मैंने उसको कंप्लीट कराया। आज एक पोर्शन के अंदर 12th का पूरा मैं एमसीक्यू सॉल्व कराता हूँ। लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास सारे ये प्रॉब्लम्स हैं, और बस इतना ही करना है। हाँ, बस यही प्रॉब्लम है कि क्लास लाइव नहीं रहेगी, आप लोग के साथ वो बातचीत नहीं हो पाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी कमेंट सेक्शन आप लोग का खुला रहेगा। कोई भी डाउट होगा, किसी भी क्वेश्चन में होगा, कल तक का टाइम आप लोग पूछ दीजिएगा। परसों आप लोग का एग्जाम है, हर प्रॉब्लम्स का आपको सोल्यूशन वहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा हमसे फिर पूछिएगा, फिर हम आपको वहाँ पे कमेंट बॉक्स में, या आपका नंबर, मेरा नंबर आप लोग के पास है। हर एक बच्चा, चाहे वो मेरे कोर्स के अंदर हो चाहे नहीं हो, वो अगर इन सब प्रॉब्लम्स में से या फिर फिजिक्स के किसी भी प्रॉब्लम में जो वो सॉल्व कर रहा है खुद से, उसको प्रॉब्लम हो, वो एनी टाइम हमें क्या कर सकता है, मैसेज कर सकता है। मैं जब उसको सीन कर लूँगा मैं उसका रिस्पांस करूँगा। ठीक है, वैसे ही बहुत जल्दी मैं मैसेज सीन कर सकता हूँ। ठीक है, करता भी हूँ, बहुत बच्चे का रिस्पॉन्स भी दिया हूँ। तो ठीक है, आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो उसको लेके मत बैठिएगा कि यदि परसों एग्जाम है तो पूरा 10 घंटा उसी में बिता दें। ठीक है, अगर लगे कि नहीं आ रहा, सॉल्व करिएगा, इंपॉर्टेंट लगे तो मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं उसको आप लोग का सोल्यूशन आप लोग को मैं भेज दूंगा। ठीक है, कुछ ही देर में। ठीक है, चलो क्या क्या टॉपिक रहने वाला है। कैपेसिटर कल मैंने कवर करा दिया था। इलेक्ट्रोस्टैट से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं ये एमजीकेबीपी के अंदर। वैसे इलेक्ट्रोस्टैट अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन एमजीकेबीपी के अंदर एक छोटा सा सवाल आता है पोटेंशियल का, और कभी कभी गॉस लॉ से आता है। ठीक है, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट लेके। ठीक है, तो फ्लक्स का मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखा है, सिर्फ पूछता है पोटेंशियल को। एक कॉमन क्वेश्चन आता है, पोटेंशियल का क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद चलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का बात करेंगे। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, वहाँ पे भी कुछ गिने चुने ही क्वेश्चंस आते हैं। जो क्वेश्चंस आपके पुटअप किए जाते हैं वो आपका आता है एक न्यूक्लियर फिजिक्स से, यानी कि नाभिकीय हमारा भौतिक विज्ञान से जो हमारा क्वेश्चंस आता है, न्यूक्लियर फिजिक्स से क्वेश्चंस आता है। सेमीकंडक्टर से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। लॉजिक गेट से भी यहाँ पे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। क्या कुछ, हालांकि लॉजिक गेट में अपने आप पे बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन लॉजिक गेट से 1 का 2 क्वेश्चन कभी कभार ये दे देते हैं। ठीक है, जहाँ से भी आएंगे मैं वो बताऊँगा। ठीक है, और आपका कुछ इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उससे भी आपके सारे क्वेश्चंस आते हैं। और एक और पोर्शन बचता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी आप लोग के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं। फिर ये बोहर्स का मॉडल हो गया। बोहर्स के मॉडल से हर बार 1 या 2 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो बोहर्स के मॉडल को पूरी तरीके से जानेंगे, और न्यूक्लियर फिजिक्स पे खासा हमारा फोर्स रहेगा, हमारा उस पर ज़्यादा हमारा रुचि रहेगा, हम उसको ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ चलो आज का क्लास ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लाइव नहीं हो पाया तो क्या हुआ, लेकिन जो क्वेश्चंस थे आपको यहाँ पे कराए जाएंगे, और जो आपके ये क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो आपके कमेंट बॉक्स में लिंक कर दिया जाएगा। तो किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्लास अपलोड होते ही उसके साथ आपके कमेंट बॉक्स में ये जो 50 क्वेश्चंस हैं ये क्या हो जाएगा, आपको पिन कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो कहीं किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कहीं कॉल या मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे कमेंट बॉक्स में जाइएगा, इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ उस बात का थोड़ा अफसोस होगा कि आप लोग साथ नहीं हैं, साथ होते तो कुछ और मज़ा आता है पढ़ने का, पर कोई ना, हमारा काम है क्वेश्चंस को सॉल्व करना, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो जितना मैंने क्वेश्चंस करा दिया तकरीबन मैंने 150 से 200 से लगभग क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। टेस्ट मिला के लगभग 200 से प्लस ही मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं।
तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप लोग के क्वेश्चंस उसमें से मैच कर जाएंगे। ठीक है, कोई नहीं, आगे हम करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है, देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में किसी बच्चों को, चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा हो और चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, ठीक है, उनको किसी भी इंग्लिश या हिंदी दोनों मीडियम में मैंने पेपर ये आपका बहुत मेहनत से क्या किया है, इसको मैंने अब क्या करना, फोटो खींचना, फिर स्क्रीनशॉट लेके उसको कट करना, फिर उसके बाद बनाना, मेहनत का काम है। ठीक है, पर कोई ना, 1-2 दिन की बात हो रहा है, उसके बाद तो फिर आप लोग सीधे कैंपस में मिलेंगे अपने एडमिशन के समय। ठीक है, यही हम लोगों से उम्मीद है कि हर बच्चे का एडमिशन हो जाए, हर बच्चा पढ़ाई, किसी का कोई गैप ना हो इस बार ना। ठीक है, तो खूब अगर मेहनत से पढ़ेंगे तो इस बार बीएससी मैथ वाले बच्चे रिकॉर्ड क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि जितना एमसीक्यूज करा दिया गया है, इनफ करा दिया गया, इनफ से भी इनफ एमसीक्यूज करा दिए गए हैं, केमिस्ट्री चाहे वो आपका मैथ और चाहे वो आपका फिजिक्स। तो ठीक है, आपको बहुत मन से जाके एक बार और आप लोगों से अपील करता हूं कि जो यूपी कॉलेज का पेपर हमने सॉल्व कराया है 18, 19, 20 और 21, 4 साल का जो पेपर आपका है, उसे प्लीज एक बार आप सभी लोग फिर से उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि उससे क्या हुआ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एफिलिएटेड आपका यूपी कॉलेज है, उदय प्रताप कॉलेज है। ठीक है, तो वहां के जो क्वेश्चंस होते हैं कभी कभार क्या करते हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं। और एससीपीजी वाले बच्चे, क्योंकि इसके बाद एससीपीजी वाले बच्चों के लिए अलग से तैयारी नहीं कराई जाएगी, तो जो बच्चे एससीपीजी करना चाहते हैं, एससीपीजी से अपना फॉर्म अप्लाई किए हैं, वो लोग भी वीडियो को वो यूपी कॉलेज और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को अपना बेस मान के तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो उनका बहुत बढ़िया होने वाला, क्योंकि हरीशचंद्र पीजी कॉलेज का कोई पैटर्न फिक्स नहीं है ना, तो उनका हम लोग के पास पेपर अवेलेबल होता है, वो लोग देते ही नहीं है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन, जरा बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, और वो कमी तो आप लोग की महसूस हो रही, पर कोई नहीं। ठीक है, हम लोग को क्वेश्चंस करने से मतलब है, समझ लीजिएगा, ना समझ में आएगा तो फिर मुझे कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा। कह रहा द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम ई नॉट। ठीक है, कह रहा है द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम इज ई नॉट इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम का जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती ही है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट के लिए n की जो वैल्यू होती है वो हमारी n होती है, n की वैल्यू जो होती है n इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, कह रहा देन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द n इक्वल टू 2 स्टेट। तो हिंदी में देख लीजिए, हिंदी वाले बच्चे बार बार पूछते हैं, अगर लाइव सेशन के अंदर होते तो बोलते सर हिंदी में बताइए, बिल्कुल बता देते हैं। कह रहा हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम स्थिति में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ई नॉट इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कह रहा है n बराबर 2 कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, एनर्जी क्या जानते हैं, हाइड्रोजन एटम है, एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी का फार्मूला होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई n स्क्वायर। ये हमारा एनर्जी का फार्मूला होता है फॉर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि वो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नतम स्थिति में, ठीक है, ग्राउंड स्टेट जब हाइड्रोजन एटम है ग्राउंड स्टेट के लिए, यानी कि निम्नतम स्थिति में n की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। ठीक है, निम्नतम स्थिति में यानी ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो वहां पे एनर्जी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में कितनी एनर्जी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछ कितने में रहा है, n इक्वल टू 2 स्टेट में। दूसरे स्टेट में पूछ रहा n की वैल्यू कितना रख दो, n की वैल्यू इस फार्मूले में कितना रख दो, हम n की वैल्यू इस फार्मूले में रख दो, कितना, 2 रख दो, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा E2 इक्वल टू हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई n स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 4। ठीक, अच्छा ये बताओ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको निकाले हो क्या, ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी आई है E नॉट। ठीक है, तो E2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E नॉट बाई 4। ये आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, पहला 4 E नॉट, 2 E नॉट, E नॉट बाई 2, यहाँ पे आपका E नॉट बाई 4 होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो यहां से देखने में नजर आ रहा है कि ये जो चौथा ऑप्शन है वो आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, कैसे निकाला, हम जानते हैं एनर्जी क्या होता है, फिर से एक बार देख लीजिए, क्योंकि आज ये आखिरी क्लास है और ये लाइव नहीं है, तो बच्चों हो सकता है कि आपको समझने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, नहीं समझ में आता तो बच्चे पूछ लेते थे लाइव क्लास के अंदर। करा उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी दे रखी है, इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम के अंदर ग्राउंड स्टेट एनर्जी दे रखी है, ई नॉट इक्वल टू दे रखी है कितनी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी क्या कह रहा है, कह रहा है n इक्वल टू 2 कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है, एनर्जी कितनी होती है, nth स्टेट के लिए एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई n स्क्वायर, जहां n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कक्षों की संख्या है, कितना है, दूसरी कक्षा की बात कर रहा है, n इक्वल टू 2 के लिए बात कर रहा है, n इक्वल टू 2, यहाँ n की वैल्यू 2 पुटअप कर देंगे तो E2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, E नॉट, क्योंकि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, E नॉट और डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो ये ऑप्शन E नॉट बाई 4 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये आपका
दूसरा क्वेश्चन है, या 4 भले ही लिखा है लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन है हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या कह रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इफ n नॉट इज द इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स विद द हाफ लाइफ टाइम t एंड द आफ्टर अ टाइम t n ऑफ द रिमेन इंटैक्ट देन n बाई n नॉट इज। कह रहा है अगर t अर्ध आयु के रेडियो धर्मी कणों की प्रारंभिक संख्या n नॉट है। n नॉट क्या है, सबसे पहले क्या रखते हैं, क्या करते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। बाद में क्या कर रहा है, n क्या क्या है, n जो है बाद में t समय बाद इतना रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है, n क्या है, आफ्टर टाइम t ये रिमेनिंग पार्ट है न्यूक्लियस का, कितना है, ये इसका रिमेनिंग पार्ट है। क्या कह रहा है कि यदि उसका हाफ लाइफ टाइम कितना हो, उसका हाफ लाइफ टाइम आपका दिया है अर्ध आयु कितना हो, अगर t अर्ध आयु है उसका हाफ लाइफ टाइम प्यारे बच्चों कितना दिया है, ये t दिया है, ओके। अब ये पूछ रहा है कि n बाई n नॉट की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। ये क्लास के अंदर जब हम पढ़ा रहे थे आपको अच्छे से बताया था, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए थे। n बाई n नॉट की वैल्यू होती है 1 बाई 2 टू द पावर n, ये आपकी वैल्यू होती है। जहां n की वैल्यू होती है, n बराबर कितना होता है, ये होता है क्या, कितना, ये कैपिटल T, ये जो है T और ये इसका हाफ लाइफ टाइम, ठीक है, यहाँ हाफ लाइफ टाइम कैपिटल T दिया है, ठीक है। तो देख लीजिए आपका क्या है, ये T हाफ होता है, ठीक है, ये T हाफ लाइफ टाइम होता है और ये T समय जिस समय के लिए हमको निकालना होता है, ठीक है। n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू टाइम, n की वैल्यू क्या होती है, टाइम अपॉन हाफ लाइफ टाइम, ये आपकी n की वैल्यू होती है, ठीक। देख लीजिए टाइम कितना है, टाइम दिया है T और हाफ लाइफ टाइम दिया है कैपिटल T, तो कौन सा फार्मूला हो जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा n बाई n नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, स्मॉल t बाई कैपिटल T, ठीक है। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, n की वैल्यू रख दिया ना, 1 के पावर कुछ भी कर दो 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है क्या होता है, 1 बाई 2 t टू द पावर t, ठीक है। क्या है ये n बाई नॉट, अच्छा ये भी जान दीजिए, ये n बाई नॉट क्या है, ये रिमेनिंग पार्ट है, ये फ्रैक्शन रिमेनिंग है, कभी क्वेश्चन लगाते समय इसका काम आएगा, क्या है, फ्रैक्शन रिमेनिंग है, बचा हुआ अवशेष भाग है, फ्रैक्शन रिमेनिंग है, इसको याद रखिए। n बाई n नॉट जिस फॉर्मूले में आता है ना, वो रिमेनिंग पार्ट आता है, और कितना डीके हो गया कैसे निकालोगे, 1 माइनस n बाई n नॉट कर देंगे, जो n बाई n नॉट की वैल्यू आएगी उसमें से 1 घटा देंगे, तो ये कितना डीके हो गया है, कितना क्षय हो गया, वो पार्ट हमको मिल जाना है, ओके। तो n बाई n नॉट क्या होता है, फ्रैक्शन रिमेनिंग, कितना बचा हुआ भाग है, डीके कितना हो गया, पूरे 1 में से हम क्या कर देंगे, n बाई n नॉट की जो वैल्यू आएगी न्यूमेरिकल वैल्यू, वो हम घटा देंगे, वो हमारा डीके पार्ट आ जाएगा, ओके। तो ये फॉर्मूला, ये चौथा नंबर का ये क्वेश्चन था, ठीक है, हमारे साथ दूसरा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, तीसरा देखिए, कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट डबल देन द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल। बताइए क्या कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट, कह रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका निरोधी विभव क्या होता है, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, बहुत अच्छों से पढ़ा होगा, क्या है, ठीक है, इफ एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट डबल द पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल विल। कह रहा है कि जो लाइट आ रही है सन से इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में, उसकी फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए तो उसका जो निरोधी विभव है या इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल है, उसमें क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जब हम फ्रीक्वेंसी, कितने बच्चे कहेंगे सर स्टॉपिंग, अगर फ्रीक्वेंसी को f से, अगर फ्रीक्वेंसी को f से हम 2f कर देंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो vs है वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ vs हो जाएगा। कुछ बच्चे यही कहेंगे एग्जैक्ट डबल हो जाएगा, तो कुछ बच्चे बी डबल ऐसे करके ऑप्शन लगा के चले आएंगे। लेकिन याद रखना कि हमेशा जो स्टॉप, अगर फ्रीक्वेंसी को 2f कर दोगे तो एग्जैक्ट उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल वो क्या होता है, बिकम मोर देन डबल, वो डबल से भी ज्यादा हो जाता है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ में आया, ठीक है। तो क्या होता है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे किसी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो मोर देन डबल हो जाता है, ठीक है। ये इसका लॉ है, निकाल लेंगे। पहले फ्रीक्वेंसी f के लिए हम क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी के f के लिए निकालेंगे हम उसका क्या निकालेंगे, निरोधी विभव,
ठीक, उसके बाद 2F करके निकालेंगे, फिर देखेंगे कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो समथिंग टाइम ऐड है कुछ उसका वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन भी जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसलिए जब भी हम फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर देन डबल हो जाता है। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में रखिएगा, ऐसा क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, ऐसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अब ये देखिए, कह रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट, जो EMW वेव्स होते हैं, कह रहा विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं निम्नलिखित में से अभिगमन होता है, किसका ये ट्रांसपोर्ट होता है, किसका मोशन की वजह से, कौन सी चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ट्रांसपोर्ट होती है, एक जगह से दूसरे जगह तक जाती है। ठीक है, EMW वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इनमें से कौन सी चीज, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं? मोमेंटम ओनली, एनर्जी ओनली, बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम, नाइदर एनर्जी नॉर मोमेंटम। करा केवल संवेग, केवल ऊर्जा, ऊर्जा तथा संवेग, न तो ऊर्जा न ही संवेग। तो याद रखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब एक जगह से दूसरे जगह तक जाती हैं तो वो क्या करती हैं, एनर्जी तो कैरी करती हैं लाइट के फॉर्म में। ठीक है, E बराबर mc², E बराबर hν के फॉर्म में वो क्या करती हैं, अपनी एनर्जी लेके जाती ही हैं, उसके साथ साथ वो मोमेंटम भी कैरी करती हैं। ठीक है, तो एनर्जी साथ क्या होगा, बोथ एनर्जी और मोमेंटम अपने साथ क्या करती हैं, एनर्जी और मोमेंटम। जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं एक जगह से दूसरे जगह तक, तो अपने साथ साथ एनर्जी और मोमेंटम दोनों को कैरी करके ले जाती हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। ओके, अब आते हैं, ये चीज आपको समझ में आया, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा कमी आप लोग की बहुत महसूस हो रही है। ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास के अंदर एक होता ना, एक बॉन्ड होता था हम आप लोग के बीच में। ठीक है, आप लोग का प्यार, और थोड़ा सा इसलिए हम एनर्जेटिक भी आज नहीं है, क्योंकि आप लोग हमारे सामने नहीं हैं। अब क्या करें, अपने हाथ में सारी चीज़ें नहीं रहती हैं। हम लोग का वाईफाई पता नहीं क्यों धोखा दे दिया, पता नहीं क्या दुश्मनी थी, आप लोग से शायद जुड़ने का मन नहीं था। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। हाँ बच्चों, आप लोगों से हम मिलेंगे, मिलने की बहुत तमन्ना है, बिल्कुल मिलेंगे, कैंपस के अंदर आप लोगों से मिलेंगे। ठीक है, MGKPP के अंदर आप लोगों से मिलने आएंगे, क्योंकि आप लोगों से आज की क्लास हमारी छूट गई है, इसकी भरपाई हम कैंपस में करेंगे। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करें, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, करना पड़ता है। ओके, करते हैं। करा अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू चेंज, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? ट्रांसफार्मर का पहला काम तो होता है कि वो स्टेप अप, वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने का काम करता है। वोल्टेज को, विभव को या तो अपचयन करता है या तो उच्चयन करता है, स्टेप अप करता है या तो स्टेप डाउन करता है, यही ट्रांसफार्मर का काम होता है। ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन क्या होता है, पूछे जाते हैं कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, बता दे रहे हैं। ट्रांसफार्मर जो प्रिंसिपल पे वर्क करता है उसका नाम होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ट्रांसफार्मर जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उस प्रिंसिपल का नाम होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या होता है उसका फॉर्मूला, होता है NS। देखो ट्रांसफार्मर से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये तो बताएंगे बाद में। अभी ट्रांसफार्मर पहली बात पूछता है कि ट्रांसफार्मर का यूज क्या होता है। ट्रांसफार्मर का यूज क्या होता है? ट्रांसफार्मर का यूज होता है वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने में, या तो विभव को बढ़ाने में या तो विभव को घटाने में। वो डिपेंड करता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। दूसरा है कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, नोट कर लीजिए किस प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो होता है म्यूचुअल इंडक्टर। क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस के ये फार्मूले पे क्या करता है, ये काम करता है। ओके, आगे आते हैं। तीसरी चीज क्या होती है, तीसरी चीज ट्रांसफार्मर क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, NS/NP इक्वल टू क्या होता है, ES/EP। ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, ये NS क्या है, नंबर ऑफ क्वाइल इन सेकेंडरी, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी क्वाइल, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, अपॉन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी क्वाइल, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, बराबर ES क्या है, ES या कभी कभी इसको VS/VP कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है, सेकेंडरी क्वाइल का वोल्टेज बटा प्राइमरी क्वाइल का वोल्टेज। ठीक है, तो कभी कभी यह आता है, कभी कभी NS दे दिया होता है, NP दे दिया होता है और EP दे दिया होता है। पूछता है कि सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज बताओ, इस वाला फार्मूला लगा के NS/NP इक्वल टू ES/AP। बच्चे ये करते हैं, उनके दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है, NS/NP इक्वल टू क्या कर देते हैं, वो करते हैं EP/ES, ऐसे उल्टा कर दे, रिवर्स कर देते हैं, ये गलत हो जाता है। ठीक है, चाहे ये फार्मूला लिखो बच्चों, चाहिए लिखो NS/NP इक्वल टू क्या होता है, ES/EP। ES चाहे भी, E बोलो चाहे भी बोलो, दोनों का मतलब वोल्टेज ही होता है।
ओके, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, चाहे ऊपर कर दो NP/NS कर दो, तो इधर क्या हो जाएगा EP/ES। ये फार्मूला आप नोट करिएगा, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर का यूज है। अब बताओ, करा ए ट्रांसफार्मर इज यूज टू चेंज, ट्रांसफार्मर क्या चेंज करने के काम में आता है? एक परिवर्तन को निम्नलिखित में से किसको बदलने हेतु उपयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर का यूज किसको बदलने के लिए किया जाता है? कैपेसिटेंस नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं, वोल्टेज हाँ, अभी बताए हैं कि ट्रांसफार्मर का यूज करके क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को या तो स्टेप अप कर देंगे या तो स्टेप डाउन कर देंगे, ठीक है। तो वोल्टेज को बदलने के काम में आता है हमारा ट्रांसफार्मर। ये कुछ और प्रॉपर्टी है ट्रांसफार्मर की, आप लोग लिख लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस आते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर, ये देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी कॉलेज के अंदर पूछा है, आपको एमजी केबीपी के अंदर भी ये पूछ सकता है, ठीक है। कह रहा है इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर द रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग रॉड्स ऑफ, कह रहा है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है परमाणु भट्टी में न्यूक्लियर अभिक्रिया को निम्न प्रकार की छड़ों का प्रयोग करके नियंत्रित किया जाता है। वो कौन सी छड़ है जिस छड़ का प्रयोग करके न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, क्रिया को यानी रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं? तो हमको पता है, ठीक है, क्या होता है रिएक्शन को कंट्रोल करने का मतलब है कि जो न्यूट्रॉन जाके क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं यूरेनियम के न्यूक्लियस से, नाभिक से, वो जो न्यूक्लियस की जो वेलोसिटी होती है, यानी चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो एक श्रृंखला वाली रिएक्शन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम बीच में क्या लगाते हैं, बीच में हम कैडमियम का रॉड लगाते हैं। कैडमियम का रॉड क्या करता है, कुछ जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो हमें गिने चुने ही न्यूट्रॉन्स जाके क्या होते हैं, यूरेनियम के नाभिक से टकराते हैं। तो जो कैडमियम का रॉड होता है ना, उसके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो न्यूक्लियंस को या जो न्यूट्रॉन्स हैं उनको क्या कर दें, वो अपने पास क्या कर दें, अवशोषित कर लें, एब्जॉर्ब कर लें। एब्जॉर्ब करने क्या यानी कि 50 न्यूट्रॉन गए हैं और कैडमियम रॉड लगाने से हमको मान लो 30 न्यूट्रॉन चाहिए, तो हम कैडमियम रॉड लगा के हम 20 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करा देंगे, ठीक है, ठीक है। और पूछता है कि मॉडरेटर के रूप में किसका यूज करते हैं, तो मॉडरेटर के रूप में हम किसका यूज करते हैं, ग्रेफाइट का यूज करते हैं। ग्रेफाइट मॉडरेटर के रूप में आ जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट हो गया और हमारा D2 हो गया, हैवी वाटर हो गया, ये सब किसके में यूज होते हैं, मॉडरेटर के रूप में यूज होते हैं इन न्यूक्लियर रिएक्शन में। ये सब किसके रूप में यूज होते हैं, मॉडरेटर के रूप में यूज होते हैं। बोलते हैं कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन कराने के लिए किस, मतलब इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर में रिएक्शन कराने के लिए किस पार्टिकल को हम न्यूक्लियस से टकराते हैं, तो जो पार्टिकल का नाम होता है उसको बोलते हैं क्या, न्यूट्रॉन। न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन को ही क्या करते हैं, इस न्यूक्लियर रिएक्टर में चेन रिएक्शन कराने के लिए हम कोलाइड कराते हैं। तो ये इससे इंपॉर्टेंट इतने ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, ठीक। कैडमियम रॉड का यूज करते हैं हम किसका, कंट्रोल्ड रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए। मॉडरेटर का रूप हम यूज करते हैं ग्रेफाइट और भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड का यूज करते हैं मॉडरेटर के रूप में यूज में, ठीक है। आगे आते हैं, देखिए इसमें एक ग्रेफाइट का ऑप्शन था, बच्चे लगा के चले आते हैं। कह रहा था एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज, कह रहा है कि जो कोई इलेक्ट्रॉन है उसे क्या कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल 1 वोल्ट से एक्सेलरेट कर रहे हैं। 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित प्रोटॉन की ऊर्जा होगी, उसका पोटेंशियल कितना है, उसका पोटेंशियल देखिए दिया है 1 वोल्ट, ठीक है। उसका पोटेंशियल कितना दिया है बच्चों, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट से किसी इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है, त्वरित किया जा रहा है। तो कह रहा है उस प्रोटॉन की ऊर्जा होगी, ठीक है। उस प्रोटॉन की ऊर्जा कैसे निकालोगे, एनर्जी बराबर कितना होता है, एनर्जी बराबर होता है प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन की E/V, ये एनर्जी होता है, इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो एक प्रोटॉन से त्वरित किया जाता है, प्रोटॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, E मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसका E क्या हो जाएगा, उसका जो हो जाएगा द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। कितनी एनर्जी होगी, यदि 1 वोल्ट, एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट से क्या किया जा रहा है, त्वरित किया जा रहा है, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक प्रोटॉन है, इसकी वैल्यू कितनी है 1, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी 1 eV, इसका जो ऑप्शन आएगा वो क्या हो जाएगा 1 eV, क्योंकि एनर्जी बराबर कितना होता है, एनर्जी बराबर होता है E/V। एक प्रोटॉन को, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को जब एक्सेलरेट किया जाता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है 1 वोल्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये V की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये V मतलब वोल्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की सबसे
सूक्ष्मतम क्या होती है, यूनिट होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है एनर्जी की वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछ दिया जाता है। अब ये देखिए, कह रहा है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 3 घंटा है, तो 9 घंटे बाद उसकी सक्रियता निम्नलिखित में से गुणक से घटेगी। कह रहा है कि द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टांस इज कितना है, इज 9 आवर्स। इंग्लिश में नहीं दिया है, ये 9 आवर्स है, ठीक, मिट गया, सॉरी। कह रहा है इफ द हाफ लाइफ टाइम ऑफ अ रेडियो एक्टिव सबस्टांस इज 9 आवर्स, देन बाय व्हाट फैक्टर्स वुड इट्स एक्टिविटी रिड्यूसेस इन 9 आवर्स। कहता है कि एक कोई पदार्थ है जिसकी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 3 घंटा है, तो 9 घंटे बाद उसकी सक्रियता निम्नलिखित में से कितना बचेगी, घट जाएगी, मतलब कितना बचेगी। तो जैसा कि हम बताए हैं, अगर इसकी बात करें, न्यूक्लियस की बात करें, कितना फ्रैक्शन पार्ट उसका रिमेनिंग रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 बाई क्या हो जाएगा, ये कैपिटल टी टाइम अपॉन टी हाफ लाइफ टाइम। ये हमारा फार्मूला होता है। लेकिन अगर बात करें एक्टिविटी की, ठीक है, तो यही फार्मूला ऐसे बन जाएगा, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है, उसकी एक्टिविटी की बात कर रहा है। देखिए, उसकी एक्टिविटी की बात कर रहा, उसकी सक्रियता की बात कर रहा। सक्रियता को ए से दिखाते हैं। ये भी फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 टी टू द पावर टी हाफ। ठीक, अब देखिए a बाई ए नॉट, ठीक, ये हमने लिख दिया 1/2 लिख दिया। उसके पावर क्या है, टी कैपिटल टी कितना है, टोटल ईयर कितना दिया है 9, और उसका हाफ लाइफ टाइम कितना दिया है 3, कट के कितना आ जाएगा 3 त्रिक का 9, तो a बाई ए नॉट कितना आ जाएगा 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कहीं मैच कर रहा, ये दूसरा ऑप्शन जो होगा 1/8 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये फार्मूला लगेगा हमेशा, चाहे n बाई एन नॉट न्यूक्लियस के फॉर्म में लिखो 1/2 टू द पावर n, चाहे a बाई ए नॉट क्या लिखो 1/2 के पावर n। ठीक है, यहां n की वैल्यू कितनी होती है, टाइम अपॉन हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, टोटल टाइम कितना दिया है 9 घंटा पूरा है, तो 9 और डिवाइड बाय हाफ लाइफ टाइम कितना 3 घंटा, 3 आ गया, रख देंगे 2 दूना 4 दूना 8, 1/8 इसका क्या होगा, इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ओके, आगे आते हैं, आगे क्वेश्चंस लगाते हैं। कह रहा है इफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर देन द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज। ठीक है, कह रहा है कि यदि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस एक ही तापक्रम पर हो तो ऑक्सीजन अणु की गतिज ऊर्जा तथा हाइड्रोजन अणु की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात होगा। ठीक है, क्या होता है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता है, इसका फार्मूला आप लोग अच्छे से पढ़े हैं। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, किसी गैस के लिए होता है 3/2 kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टी। अच्छा ये बताओ, हम किसके लिए लिखें, काइनेटिक एनर्जी फॉर किसके लिए लिखें, कौन से गैस है, ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। काइनेटिक एनर्जी फॉर हाइड्रोजन गैस कितना हो जाएगा 3/2, ये कांस्टेंट है, ये बदलेगा नहीं, टेम्परेचर भी दोनों का सेम दिया है। ओके, काइनेटिक एनर्जी फॉर किसके लिए लिखें, O2 मॉलिक्यूल के लिए, यानी ऑक्सीजन के लिए लिखें, हाइड्रोजन गैस के लिए ना, तो H2 लिख दिए। ओके, हाइड्रोजन गैस। अब ये 3/2 क्या लिख दिए, kb, कह रहा टेम्परेचर सेम है। ओके, जब टेम्परेचर सेम है तो क्या हो जाएगा, दोनों देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है आपका, राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, कट जाएंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी किसका, H2 का, दोनों का जो रेशियो आएगा काइनेटिक एनर्जी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसके मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड नहीं कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे, ओनली इन टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ गैस। किसका टेम्परेचर है, किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है, और टेम्परेचर दोनों में क्या है, एक ही तापक्रम है, दोनों का तापक्रम एक ही है, तो तापक्रम एक ही है तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बाकी कुछ नहीं बदलेगा। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, कुछ बच्चे सॉल्व कर देंगे, इसका हाइड्रोजन है तो उसको 2 रख के, ऑक्सीजन का 16 रख के, 4 क्या रख देंगे आपका 16 रख के, उसका 8 आंसर या 16 आंसर ला देंगे। ठीक है, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करते, फार्मूला पे ध्यान देना चाहिए। करेक्ट, किरचॉफ्स लॉ, द सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट्स एट द जंक्शन इज 0 इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ। करेक्ट, किरचॉफ का नियम एक संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं को जोड़कर 0 होता है, निम्नलिखित के संरक्षण पर आधारित है। जो हमारा किरचॉफ्स लॉ होता है, जो हमारा जंक्शन लॉ होता है, वो कौन सा रूल फॉलो करता है जानते हैं ना, समेशन ऑफ, क्या करते हैं, जंक्शन लॉ क्या बोलता है, समेशन ऑफ किसी जंक्शन पे, समेशन ऑफ आई इनकमिंग
आने वाली धाराओं का योग, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ आई आउटगोइंग, जाने वाली धाराओं का वो क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि जो चार्जेस रहते हैं इस केस में आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, और धारा का रिलेशन किससे है, चार्ज से है। तो चार्जेस जो होते हैं वो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में वो क्या रहते हैं, वो कंजर्व रहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, आवेश चार्ज, बिल्कुल ठीक है, आगे आते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। करा इन एलसीआर सर्किट, देखो अब एसी आ गया, अल्टरनेटिंग करंट आ गया। करा इन एलसीआर सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट एट रेजोनेंसेस, फेज डिफरेंस कितना होता है वोल्टेज और करंट के बीच में इन एलसीआर सर्किट। ठीक है, एलसीआर सर्किट ऐसे बनाते हैं, जरा एलसीआर सर्किट का आज पूरा कॉन्सेप्ट ही देख लो ताकि इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आप लोग के छूटे ना। ठीक है प्यारे बच्चों, देख लो क्या बनाते हैं, ये हम बनाते हैं रजिस्टर एल, ठीक, यहाँ कैपेसिटर और यहाँ इंडक्टर, ये सीरीज में हमने जोड़ दिया, बन गया हमारा क्या, सीरीज एलसीआर सर्किट। और यहाँ मैंने क्या लगा दिया, वोल्टेज ना लगा के, बैटरी ना लगा के हम क्या लगाएंगे, एसी, हम क्या लगाएंगे, एसी, हम क्या लगाएंगे, एसी वोल्टेज लगाएंगे। ओके, यहाँ मैंने क्या किया, इसे गोला बना दिया और ऐसे दिखा दिया कोई एसी वोल्टेज है। ये हमारा एल है, आर है, ये हमारा सी है और ये हमारा क्या है, एल है। ठीक है, अब बताते हैं कि जब रिजोनेंस कंडीशन होता है, रिजोनेंस कंडीशन होता है तो उस केस में एक्सएल बराबर कितना होता है, एक्ससी। ये बातें याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। ये क्या है आपका, रिजोनेंस कंडीशन है। अनुनादीय स्थिति में एलसीआर सर्किट में क्या होता है, बता दे रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट यही क्लियर हो जाएगा एसी सर्किट का। रिजोनेंस कंडीशन में क्या होता है कि जो इंडक्टर की प्रतिबाधा होती है वो किसके बराबर होती है, कैपेसिटर की प्रतिबाधा के बराबर। यही संधारित्र की प्रतिबाधा और प्रेरकत्व की प्रतिबाधा क्या होती है, बराबर होती है। प्रतिघात, सॉरी प्रतिघात, इसका प्रतिघात और इसका प्रतिघात क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसके प्रतिघात को लिखते हैं 2 पाई एफ इंटू एल, 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई इंडक्टर का इंडक्टेंस, यानी प्रेरक का प्रेरकत्व। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्सी कितना हो जाएगा, 1/2 पाई एफ इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी, यानी आपका ही हो जाएगा सी। जब यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे, यह पाई हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आप ओमेगा लिख सकते हैं ना, या फिर फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आएगी 1/2 क्या आ जाएगी, रूट में एलसीएस को सॉल्व कर लेंगे। तो जो रिजोनेंस कंडीशन पे जो फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 1 में रूट एलसी, कितना आना चाहिए, 1 में रूट एलसी। ठीक है, अब जरा देखिए कि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 1/रूट एलसी है। अच्छा, एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपका फ्रीक्वेंसी आया कब, एट रिजोनेंस कंडीशन। ये फ्रीक्वेंसी कब आई, एट रिजोनेंस कंडीशन। एक चीज, सारा क्वेश्चन इसी में हम क्लियर कर देंगे, रिजोनेंस कंडीशन पे। ठीक है, अच्छा ये बताइए, अगर डायमेंशन फार्मूला ऑफ एफ लिखें तो क्या हो जाएगा, जो डायमेंशन फार्मूला ऑफ क्या है, एक का तो कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, इसको लिखेंगे 1/ डायमेंशन फार्मूला ऑफ एलसी के पावर क्या हो जाना चाहिए, 1/2 के बराबर। जो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फार्मूला होना चाहिए वही किसका डायमेंशन फार्मूला होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन फार्मूला होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एलसी के पावर 1/2 का -1/2 का डायमेंशन फार्मूला बराबर होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर किसी भी रिलेशन में लिखी है, यानी कि उसका लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन बराबर होना चाहिए, तभी वो डायमेंशनली करेक्ट कहे जाते हैं। ठीक है, ये डायमेंशन का हमारा एप्लीकेशन होता है। तो फ्रीक्वेंसी को 1/रूट में एलसी लिखा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन आएगा ये एलसी के पावर -1/2 का डायमेंशन बराबर आएगा। ओके, अच्छा फ्रीक्वेंसी किसका, फ्रीक्वेंसी का क्या हमारा यूनिट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हमारा का टाइम इनवर्स। क्या होता है, टाइम इनवर्स, क्योंकि 1/t होता है। तब बताओ इस एलसी का यूनिट क्या होना चाहिए, एलसी का यूनिट कितना होना चाहिए बताइए। इधर टाइम इनवर्स आया है तो इधर भी टाइम इनवर्स आना चाहिए। इस प्रकार से एडजस्ट करो कि पावर में 1/2 है, एलसी का मल्टीप्लीकेशन कुछ इस तरीके से आए कि कट के हमारा टाइम इनवर्स आए। तो एलसी का यूनिट अगर हम टाइम स्क्वायर कर देंगे, देखिए अगर टाइम स्क्वायर कर देंगे, अगर इस फार्मूले में रख देंगे तो हो जाएगा इधर क्या, टाइम स्क्वायर। ठीक है, उसके पावर कितना हो जाएगा, -1/2। क्यों ये चल नहीं रहा, ठीक है, तो 1/2 1 कैंसिल, तो यानी मतलब है कि इधर भी टाइम इनवर्स का डायमेंशन, इधर भी टाइम इनवर्स का डायमेंशन, यानी कि ये फार्मूला सही है। लेकिन हमसे क्या मिला कि एलसी का जो यूनिट होगा, इंडक्टर और कैपेसिटर का जो हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, टाइम स्क्वायर होगा। कभी एलसी का डायमेंशन पूछ दे, एल और सी इंडक्टर और कैपेसिटर का डायमेंशन पूछ दे तो क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा। इतना बात याद रखिएगा, पूछा जाता है। और ये आगे क्वेश्चन इस प्रकार का है,
ठीक है। तो L और C इंडक्टर और कैपेसिटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, और L बाई आर इंडक्टर और इसका आता है टाउ, श्रांति काल टाउ, ये टाइम देता है, ये टाइम स्क्वायर, LC का मल्टीप्लाई टाइम स्क्वायर और इसको बोलते हैं टाउ। ये टाइम का क्या होता है, ये टाइम का इसका डायमेंशन फार्मूला होता है L बाई आर का। ओके, तो हमारे कहने का मतलब ये था। अब हमारे क्या कहने का मतलब है कि LCR वाली विद्युत परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच में कालांतर कितना है। हम क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं, अगर इसका फेजर डायग्राम बनाए तो हम ऐसे बनाते हैं, इधर लिखते हैं XL और इधर क्या लिखते हैं XC और इधर लिखते हैं हम क्या, वोल्टेज। ठीक है, जिधर वोल्टेज, जिधर रजिस्टर होता है उधर वोल्टेज आता है। ठीक है, और करंट जहां आता है जब हम घटाएंगे तो अनुनादी स्थिति में जब हम इनके बीच का एंगल निकालेंगे, ठीक है, हमको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, ये फार्मूला आप देख लीजिएगा। इतना सब क्लियर हो गया। अब देखिए हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे हमारा जो उनके बीच का एंगल होता है, करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल होता है वो tan phi इक्वल टू क्या आता है, वो आता है XL माइनस XC, जो मॉड में आता है, जो वैल्यू बड़ी होती है उसमें से घटाते हैं, डिवाइड बाई R। ये हमारा वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है। क्या है, एंगल बिटवीन V एंड I। वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है ये फाई। ओके, अब अनुनादी स्थिति में क्या होता है प्यारे बच्चों, XL बराबर XC होता है। जब XL बराबर XC रख देंगे तो tan phi की वैल्यू हो जाएगी, ऊपर 0 हो जाएगा 0 और नीचे कितना हो जाएगा R, यानी tan phi कितना हो जाएगा, tan phi 0। और tan किसकी वैल्यू 0 होती है, 0 डिग्री की, यानी phi इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, इन LCR सर्किट में रिजोनेंस कंडीशन पे हमारा वोल्टेज और धारा के बीच में जो कलांतर होता है यानी फेज डिफरेंस होता है वो 0 डिग्री का होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा, फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच में वोल्टेज निकालने के लिए इन LCR सर्किट। ओके, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप लोग को बता दिए हैं। कह रहा है कि द सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट लाइज पार्सली इन अल्ट्रावायलेट एंड पार्सली इन द विजिबल रीजन इज कॉल्ड। कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की जो श्रेणी आंशिक रूप से अल्ट्रावायलेट और आंशिक रूप से दृश्य क्षेत्र में आती हैं उसे कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम, तो उसमें 5-6 हमको स्पेक्ट्रम लाइनें मिलती हैं। क्या होता है उसका नाम, क्या होता है, नाम लिखना शुरू करें तो उसका नाम बहुत बढ़िया नाम होता है, क्या, लाइमन। ठीक, हम लोग जानते हैं लाइमर, बामर, पास्चन। ठीक, लाइमन, बामन, पास्चन, और हमारा क्या हो गया, लाइमन, बामन, पास्चन ब्रैकेट। ठीक है, ये हमारे अफंड हो गया। ठीक है, ये हमारे 5-6 लाइनें मिलती हैं। तो जो याद रखिएगा, जो लाइमन स्पेक्ट्रम लाइनें आती हैं वो क्या करता है, लाइमन स्पेक्ट्रम में लाइन में जो आती हैं वो हमारी अल्ट्रावायलेट में आती हैं। बामर ही एकमात्र एक ऐसा लाइन होता है, बामर ही एक ऐसा होता है जो किस में आता है, विजिबल में आता है। विजिबल में प्लस इसका कुछ पार्ट किस में चला जाता है, अल्ट्रावायलेट में चला जाता है। पास्चन किस में आता है, पास्चन इंफ्रारेड में आता है। ब्रैकेट किस में आता है, फार इंफ्रारेड में आता है। ठीक है, ये सब बात याद रखिए। लाइमन किस में आता है, अल्ट्रावायलेट में, और बामर किस में आता है, बामर विजिबल के साथ साथ कुछ पार्ट इसका किस में आता है, अल्ट्रावायलेट लाइमन वाले में आ जाता है। तो जो पूछ रहा है ऑप्शन कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की जो श्रेणी आंशिक रूप से अल्ट्रावायलेट में और आंशिक रूप से दृश्य क्षेत्र में आती है उसे कहते हैं, वो हमारा बामर सीरीज आता है। जहां दृश्य क्षेत्र की बात आ गई ना, दृश्य क्षेत्र की बात आ गई, आंख बंद करके आप बामर श्रेणी पे लगाएंगे। हाइड्रोजन एटम के अगर स्पेक्ट्रम लाइन में कोई पूछ दे कि कौन सी श्रेणी विजिबल रेंज में आती है, दृश्य क्षेत्र में आती हैं, तो आंख बंद करके आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे सीधा आप बामर पे। अल्ट्रावायलेट पूछ दे लाइमन पे, इंफ्रारेड पूछ दे लाइमन बामर, पास्चन पे हमारा इंफ्रारेड होता है। ठीक है, ये 3 चीज आप याद रखना है। ठीक है, आगे आते हैं, ये क्वेश्चन यहां से आता है। आगे आते हैं, कह द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ is produced by spectrum line resulting from transition n बराबर 2 to n बराबर 1 is the। कह रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन के n बराबर 2 कक्ष से n बराबर 1 कक्ष में जाने पर सबसे कम तरंग दैर्ध्य की वर्णक्रमीय रेखा उत्पन्न होगी। ठीक है, क्या कर रहा है सॉरी, कहां कर रहा है, जा रही है जो लाइट है वो कहां से कहां तक जा रही है, n बराबर किसमें से, n बराबर 2 किस में जा रही है, n बराबर 1।
ठीक है, ये हाई ऑर्बिटल NH इक्वल टू 2 है और किस में जा रही है 1 में, यानी कि ऑर्बिटल की संख्या फिक्स कर दी है। ठीक है, तो जो हमारा 1 बाई लेमडा होता है, फार्मूला पढ़े होंगे, 1 बाई लेमडा होता है आर जेड स्क्वायर 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। अच्छा, जब ये चीज फिक्स हो गई, ऑर्बिटल की संख्या फिक्स हो गई, जो कि दिया है कि 2 से 1 ही में जा रहा है, फिक्स हो गया, तो 1 बाई लेमडा प्रोपोर्शनल होगा किसके, जेड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ रिडवर्क कांस्टेंट है। रिडवर्क कांस्टेंट एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है, फॉर अ गिवन एलिमेंट, ये कांस्टेंट है। अब कहने का मतलब है कि जिसका 1 बाई लेमडा किसके प्रोपोर्शनल है, जेड स्क्वायर के, जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य। ओके, देख लो, सबसे कम तरंग दैर्ध्य पता करने के लिए देख लो किसका परमाणु भार सबसे ज्यादा है। हाइड्रोजन का जेड इक्वल टू 1, ड्यूटेरियम का भी उतना, सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम, ठीक है, कितना हो जाएगा, जेड इक्वल टू 2, ठीक, और क्या डब्ल्यू आयनाइज्ड हीलियम एटम, ये भी क्या है, जेड इक्वल टू 2, ठीक। अब बताना है किसके लिए होगा, हाइड्रोजन परमाणु के लिए डबली आयनाइज्ड लिथियम एटम, सॉरी ये लिथियम एटम है, इसके लिए एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू 3 है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। अब बताइए, ये z इक्वल टू 1 है, ये भी z इक्वल टू 1 है। अब बताइए z इक्वल टू 2 है और z इक्वल टू 3 है। अब बताइए किसके लिए जो है वेवलेंथ ये शॉर्टर होगी, क्योंकि 1 बाई लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z स्क्वायर के, जिसके लिए z की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए लेमडा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। z की वैल्यू ज्यादा लेमडा कम, z की वैल्यू कम लेमडा ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए लिथियम के लिए z की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो लिथियम के लिए जो सबसे कम तरंग दैर्ध्य पता होगा जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, n बराबर 2 से n बराबर 1 में जंप करेगा फिक्स ऑर्बिटर में, तो ये होता है, ये फॉर्मूला से यहां से हम निकाल लेते हैं। ओके, आगे आते हैं। करा इन एन अल्टरनेटिंग करंट, ठीक, अब वोल्टेज सोर्स V इक्वल टू 100 sin 100 pi t, a resistance of 10 ohm and a inductance of 1 by 10 pi Henry are connected in series. Find out the power dispatched in the AC circuit. कह रहा है एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के परिपथ में एक वोल्टेज स्रोत V इक्वल टू 100 sin 100 pi t, एक 10 ओम का प्रतिरोध तथा एक 1/10 ओम का प्रेरकत्व सभी श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, इस परिपथ की शक्ति कितनी होगी, क्या क्या जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है आपका 10 ओम का रजिस्टर और 1/10 पाई हेनरी का क्या जोड़ा गया, ये आपका ये रजिस्टर और ये क्या हुआ इंडक्टर, क्या जोड़ा गया है, किस वोल्टेज से जो एसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है, वो है आपका 100 sin 100 पाई टी, आपका क्या है, ये वोल्टेज है। ओके, ये आपका रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस दे रखा है इन्होंने 10 ओम का, और ये इसका इंडक्टर इन्होंने कितना दे रखा, 1/10 पाई हेनरी इन्होंने क्या दे रखा है, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है। अब पूछ क्या रहा है कि इस सर्किट में जो ये हम अप्लाई कर रहे हैं, ये जो एलसी सर्किट है, सॉरी आर एल सर्किट है, एलआर सर्किट है, रेजिस्टेंस और इंडक्टर की सर्किट है, उस सर्किट में हमारा पावर कितना डिस्पैट होगा, पावर कितना खर्च होगा। तो पावर जो डिस्पैट होता है ना, एवरेज पावर जो होता है, जो पावर डिस्पैट होता है वो क्या आता है, IRMS इंटू VRMS इंटू कॉस फाई। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर यानी वर्ग माध्य मूल करंट मल्टीप्लाइड बाई वर्ग माध्य मूल वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई उसका कॉस फाई यानी पावर फैक्टर। कॉस फाई को क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर। ओके, ये फाई क्या है, वही एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन गिवन सर्किट। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम जरा कैलकुलेट करेंगे, हमें क्या चाहिए, सबसे ज्यादा चाहिए हमें क्या चाहिए, हमें अगर ये मिल जाए किसी तरह से फाई मिल जाए तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा कितना पावर डिस्पैट हुआ है। हमको IRMS चाहिए, और IRMS कैसे निकालते हैं जरा ध्यान से देखिए। IRMS बराबर क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर करंट बराबर होता है मैक्सिमम करंट डिवाइड बाय √2। ठीक, VRMS बराबर कितना हो जाएगा, VRMS बराबर हो जाएगा V0 डिवाइड बाय √2, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए, ठीक है, ये कितना दिया है, अगर कंपेयर करेंगे, ये दिया है क्या, अगर ये I बराबर दिया है ना, अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ये I बराबर I0 साइन ओमेगा टी दिया है। ओके, यहाँ I0 की वैल्यू कितनी है, 100, यानी हमको I0 IRMS मिल जाएगा कितना, IRMS मिल जाएगा कितना, ये हो जाएगा I0 बाई ये 100 डिवाइड बाई √2। ओके, हमको VRMS चाहिए क्योंकि I0 की वैल्यू मैंने निकाल लिया कंपेयर करके, ये 100 आ गया।
VRMS चाहिए। VRMS क्या होता है? V नॉट अपॉन I नॉट, ओके, V नॉट डिवाइड बाई R, और V नॉट कितना था? VRMS लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? VRMS लिखने के लिए V इक्वल टू I बाई R होता है, तो IRMS और डिवाइड बाई कितना हमको? IRMS डिवाइड बाई R, ठीक है, आप लिख लीजिए। IRMS कितना होता है? जगह नहीं है ना, थोड़ा बताना पड़ेगा, नीचे करते हैं थोड़ा सा इसको, ठीक है, नीचे करते हैं, इसको अच्छे समझिए, ठीक है, ये ऐसे करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। दिया है I बराबर 100 साइन 100 पाई टी। कंपेयर कर दीजिए, जनरल इक्वेशन जो होता है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी से, तो I नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? I नॉट की वैल्यू आ गई 100 एम्पियर, ठीक है, ये I नॉट की वैल्यू आ गई। एवरेज पावर डिस्पैट क्या होता है? पावर जो डिस्पैट होता है किसी भी ऐसी सर्किट में, ये होता है IRMS वर्ग माध्य मूल करंट मल्टीप्लाइड बाई वर्ग माध्य मूल वोल्टेज मल्टीप्लाई उसका पावर फैक्टर cos फाई, ठीक है, ये होता है। अब IRMS को लिखते हैं I नॉट बाई √2 मल्टीप्लाइड बाई V नॉट बाई √2 मल्टीप्लाइड बाई cos फाई, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? V नॉट I नॉट डिवाइड बाई 2 cos फाई, ये फार्मूला हमको लगेगा, ठीक है। एवरेज पावर हमें क्या चाहिए? I नॉट मिल गया है, हमें V नॉट चाहिए और फाई की वैल्यू चाहिए। फाई की वैल्यू तो हम यहां से निकाल सकते हैं, क्या फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं? कैसे बताइए? फाई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे? फाई की वैल्यू निकालने के लिए हम tan फाई का यूज करेंगे। tan फाई हम बोले हैं, tan फाई क्या होता है? tan फाई होता है कितना? कौन सी सर्किट है? R और सर्किट है, हम क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे कौन सी सर्किट है? रजिस्टर, और ये हमारा इंडक्टर की सर्किट है ना, तो इसमें लिखेंगे XL डिवाइड बाई R, ये हमारा आ जाएगा, क्योंकि XL माइनस XC होता है, क्योंकि XC वाला कंपोनेंट है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा XL अपॉन R। XL कितना दिया है? 1/10 पाई, ओके, हम लिखते हैं XL बराबर कितना होता है? XL बराबर होता है 2 पाई, ठीक, इंटू क्या होता है? इंटू ओमेगा, 2 पाई इंटू ओमेगा इंटू L, ठीक है। XL बराबर कितना दिया है? अच्छा, उसका प्रतिरोध दिया है, प्रतिरोध दिया, सॉरी प्रतिरोध दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी प्रतिरोध दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा ध्यान से लगाना पड़ेगा। कितना दिया है? ये 1/10 पाई दिया है, ठीक है। सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे, XL बराबर कितना होता है? XL बराबर होता है 2 पाई, 1/10 पाई दिया है ना, एक 1/2 का प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व है, यानी कि इंडक्टर दिया है L इक्वल टू 1/2 पाई ओमेगा। हाँ देखो, अब यहाँ से हमको ओमेगा की वैल्यू चाहिए। ओमेगा बराबर कितना होता है? ओमेगा बराबर होता है 100 पाई। कैलकुलेट कर लीजिए, कंपेयर करके ओमेगा की वैल्यू 100 पाई हो जाएगी। अब देखिए XL चाहिए, तो XL बराबर कितना होता है? 2 पाई ओमेगा, फ्रिक्वेंसी ओमेगा इंटू L, ठीक है। 2 पाई ओमेगा की वैल्यू कितना लिख दिया? ओमेगा की वैल्यू हमने लिख दिया कितना? 100 पाई, ठीक। और हमने क्या कर दिया? 1/10 पाई कर दिया, L की वैल्यू रख दिया, कट गया। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या इसमें यार? ओमेगा की वैल्यू जो है, ओमेगा की वैल्यू 100 पाई आ गया, ठीक। ये ओमेगा की वैल्यू है, देखिए बार बार मिस्टेक हो रही ना, ये ओमेगा की वैल्यू आई है। ये क्या होती है इसके टर्म में? क्या होती है? 2 पाई f इंटू एल, ये ओमेगा की वैल्यू आई है ना। और ओमेगा बराबर कितना होता है? ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? हमको f की वैल्यू निकालनी है, तो f बराबर कितना हो जाएगा? ओमेगा अपॉन 2 पाई। देखिए थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है। ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 100 पाई, और इसकी 2 पाई है, कट जाएगा, यानी ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ओमेगा की वैल्यू आ गई 50। अब हमको मिल जाएगा 50 आ गया। अब लिखेंगे 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 50, और ये क्या हो जाएगा? L की वैल्यू कितनी है? 1/10 पाई। पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल, 10 पचे 50 और 5 दूना 10। XL की वैल्यू कितनी आ जाएगी? XL की वैल्यू 10 आएगी, 10 आ गया आपका, 10 ओम आ जाएगा, ओके। अब हमको क्या देखना है? XL बाई R निकालना है, तो tan फाई क्या होता है? tan फाई होता है XL बाई R। XL कितना है? XL जो है आपका 10 आ गया, और R कितना है आपका? R 10 आ गया, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। और किसकी वैल्यू 1 होती है? tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है?
tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, यानी कि ये जो फाई है उस फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस फाई की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। ओके, अब हमको क्या मिल गया, हमको आई नॉट मिला, हमें वी नॉट चाहिए, आई नॉट मिल गया है, ठीक है, आई नॉट चाहिए, हमको वी नॉट चाहिए। तो वी नॉट निकालने के लिए क्या कर देंगे, वी नॉट निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, आई नॉट डिवाइड बाई आर कर देंगे। हमको क्या मिल जाएगा, आई नॉट डिवाइड बाई आर कर देंगे, हमको मिल जाएगा वी नॉट। ठीक, तो ये हमको, ये यहाँ से हमको मिल जाएगा। जब मिल जाएगा उठा के पुट कर देंगे, तो इसका आंसर देखिएगा, ये जो आपका 300 वाट है वो आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, अब जगह नहीं बचा कि मैं सॉल्व करूं, सब बता दिया। वी नॉट निकाल लेना, ठीक है, आई नॉट डिवाइड बाई आर, आई नॉट आपने निकाला 100 और डिवाइड बाई कर देंगे 100, ठीक, डिवाइड बाई आर 10 आ जाएगा, उठा के इस वैल्यू में रख देंगे cos फाई, फाई यहाँ से फाई की वैल्यू आ गई कितनी, फाई की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, यहाँ से cos 45 डिग्री की 1/√2 करके सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, ये सारा आंसर था, सारा इस तरीके से क्वेश्चन को लगाते हैं। कह रहा है 100 स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस आर एंड हैविंग चार्ज क्यू फ्रॉम अ लार्ज स्फेरिकल ड्रॉप, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ चार्ज ड्रॉप एट इट्स सरफेस इज हायर देन द पोटेंशियल सरफेस ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स बाई। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है 12th का। पानी की 100 छोटी बूंदों जिनका प्रत्येक का अर्धव्यास r है तथा आवेश q है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बताइए कि बड़ी बूंद की सतह पर विद्युत विभव छोटी बूंद की सतह पर विभव से कितना ज्यादा होगा। 1 मिनट इसको सॉल्व करिए। देखिए मेरा कैमरा और माइक सही चल रहा है, ठीक। तो अब ये बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पानी की 100 छोटी छोटी बूंद जिनका प्रत्येक का अर्धव्यास रेडियस r है, उस पर चार्ज कितना है, ये है, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पानी की कितनी है, 1000 छोटी छोटी बूंदें हैं, ठीक है, हम बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके कितनी है, 1000 क्या है, 1000 ड्रॉपलेट्स हैं, बूंदे हैं, 1000 ड्रॉप्स हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, मिलकर क्या कर रहा है, एक बड़ा सा बूंद बना रहा है, एक बड़ा सा गोला बना रहा है, ठीक है, एक बड़ा सा बूंद बना रहा है। अब क्या कर रहे हैं कि पानी की 1000 छोटी छोटी बूंदे जिनके प्रत्येक का अर्धव्यास r है, हर एक का रेडियस कितना है, r है, और हर एक पे जैसा आवेश कितना है, q है, ठीक है। हर एक पे आवेश कितना है, q है। 1000 ऐसे ड्रॉप्स हैं जिनका आवेश कितना है, q है, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि हमें क्या निकालना है कि विभव कितना गुना ज्यादा होगा। सबसे पहले एक छोटी बूंद पे हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एट 1 स्मॉल ड्रॉप, रेडियस r, q उसका पोटेंशियल, q उसका चार्ज है, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, हो जाएगा k स्मॉल q डिवाइड बाई स्मॉल r, ये इसका पोटेंशियल हो जाएगा। बड़े वाले का क्या हो जाएगा, बड़े वाले का पोटेंशियल हो जाएगा v इक्वल टू 100 टाइम्स 1000, कितना चार्ज कितना है, सभी 1000 चार्ज को मिलकर ये बड़ा चार्ज आएगा, ठीक है। 1000 k q डिवाइड बाई इसका रेडियस कुछ कैपिटल आएगा क्योंकि इसका रेडियस चेंज हो जाएगा। अब हमें सारा रिलेशन चाहिए, ठीक है। ये वी एस क्या है, स्मॉल है, ये वी एस क्या है, विग है, ये बड़े वाले है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, विभव कितना ज्यादा होगा, ठीक है, कितना ज्यादा होगा। हमें इसका रेडियस चाहिए। रेडियस का रिलेशन होता है कि जो इसका जो हमारा वॉल्यूम है, इस 1000 नई छोटी बूंद का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। इसका वॉल्यूम वी स्मॉल का और वी विग का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका वॉल्यूम हो जाएगा कितना, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1000 स्मॉल ड्रॉपलेट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसके बराबर हो जाएगा, एक ड्रॉप जो है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 4/3 पाई कैंसिल, आर क्यूब की जो वैल्यू आई वो आ जाएगी कितने, 1000 आर क्यूब की वैल्यू आई वो आर क्यूब आई। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 में 100 में 1000, आर की बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर 10 आर आ जाएगा। ओके, सॉरी ओम लिख दिया, मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। ये क्या हो जाएगा, ये हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे आर लिख देंगे, यहाँ पे 10 आर लिख देंगे। अब इस आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10 आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इरेज करके हम यहीं लिख दे रहे हैं, देख लीजिएगा। इसमें स्मॉल आर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, इस स्मॉल आर की जगह हम लिख सकते हैं 10 आर, कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 में 100। वी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 k q बाई आर, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो के क्यू बाई आर, देखिए के क्यू बाई आर क्या है, छोटे वाले बूंद का पोटेंशियल है, तो वी बिग इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, 10 गुना ज्यादा हो जाएगा। आगे आंसर क्या हो जाएगा,
10 गुना आपका ज़्यादा पोटेंशियल हो जाएगा। क्या किया, हर एक छोटे गोले पे चार्ज कितना था, Q, तो ऐसे हर एक छोटे गोले का हमने पोटेंशियल निकाल लिया KQ/R, मिलके क्या बना, एक बड़ा गोला बना। इसमें कुल कितने चार्ज होंगे, 1000 चार्ज होंगे। ठीक है, तो 1000 KQ/R हो गया। इसका कैपिटल R लिख दिया था रेडियस। अब इसके कैपिटल R और इसके स्मॉल r में रिलेशन चाहिए, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम नहीं बदलेगा। तो 1000 गोले जो वॉल्यूम होगा वो ठीक एक गोले के बराबर होगा। 1000 मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई या स्मॉल r क्यूब निकाल लिया, यहाँ से कैपिटल R स्मॉल r में रिलेशन रख दिया, वहां से रख दिया, कैलकुलेट कर लिया। बिग का जो आया, बड़े वाले गोले का जो पोटेंशियल आया वो छोटे वाले गोले के पोटेंशियल का 10 गुना ज्यादा है। सिंपल लॉजिक, पोटेंशियल हमारा एक एक गोले का निकाला, फिर उनका वॉल्यूम हमने सेम करके निकाल लिया, वॉल्यूम सेम करके रेडियस निकाला, उठा के पुट कर दिया, नथिंग, कुछ नहीं। ऐसा ही क्वेश्चन आपके पोटेंशियल से आते हैं। यहाँ पे आगे आते हैं, देखते हैं। अब ये बताइए, द इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाई y इक्वल टू a sin ओमेगा x/v माइनस k, वेयर v इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड v इज द लीनियर वेलोसिटी, द डायमेंशन ऑफ k। कह रहा है एक तरंग का समीकरण y बराबर a sin ओमेगा x/v माइनस k दिया गया है, जहां ओमेगा कोणीय वेग है और v क्या है, रेखीय वेग है। k की बीमा क्या होगी, क्या दिया है इक्वेशन जरा ध्यान से देखिए। इक्वेशन आपका दिया है, इक्वेशन दिया है कितना, y बराबर a sin x/v माइनस k, यहाँ बाहर ओमेगा भी है, भूल गए, ओमेगा भी है, ये दिया है। तो कह रहा है कि ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, कोणीय वेग है, और v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, रेखीय वेग है। तो k की बीमा क्या होगी, हम जानते हैं कि ये जो एंगल है, ये जो पार्ट लिखा है x ओमेगा, देखो उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, a साइन, ये हो जाएगा ओमेगा x डिवाइड बाई v माइनस ओमेगा k। ये क्या है, ये आपका अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद है। तो ये जो चीज है ये आपका क्या है, ये आपका एंगल है, क्योंकि a साइन थीटा होता है, तो ये थीटा की जगह ओमेगा x/v माइनस ओमेगा k लिखा है, और एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, यानी कि ओमेगा x/v माइनस ओमेगा k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आएगा। 1 मतलब है कि डायमेंशन लेस है। ठीक है, इनका जो डायमेंशन आएगा वो डायमेंशन कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो गया, यानी कि ये एंगल है और एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, यानी इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक, अब बताते हैं कि दो सेम चीजों को तभी जोड़ते हैं जब उनका डायमेंशन फार्मूला बराबर होता है, और ठीक उतना होता है जो राइट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला होता है। यानी कि ओमेगा k का डायमेंशन फार्मूला ठीक किसके बराबर आएगा, 1 के, और ओमेगा x/v का डायमेंशन फार्मूला आएगा वो भी 1 के बराबर आएगा। तभी दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम होगा, तभी हम जोड़ेंगे और तभी दोनों मिला के 1 के बराबर आएंगे। ओके, अब किसका फार्मूला चाहिए, k का। तो k का जब डायमेंशन फार्मूला चाहिए तो क्या कर देंगे, 1/ओमेगा का डायमेंशन फार्मूला लिख देंगे। और ओमेगा का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2πf, यानी ओमेगा का वही डायमेंशन फार्मूला होगा जो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फार्मूला होता है, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फार्मूला होता है t इनवर्स। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये k का जो डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा 1/t इनवर्स, और t ऊपर चला जाएगा तो k का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, ये t हो जाएगा। ठीक, तो ये दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही ऑप्शन होगा। ठीक है, ये एंगल का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल टू 1 मतलब कि डायमेंशन लेस। अब हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को तभी जोड़ते हैं जब दोनों का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, बराबर होता है, और ठीक वही होता है जो उसके लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला होता है। तो ओमेगा k का डायमेंशन फार्मूला 1 के बराबर होगा, और ओमेगा x/v का फार्मूला भी 1 के बराबर होगा। यहां से हमने किसका फार्मूला निकाल लिया, k का 1/ओमेगा होता है, और ओमेगा का क्या होता है, t इनवर्स होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ओमेगा का दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम आता है, तो रख दिया, उठा के t ऊपर चला जाएगा। तो k का जो डायमेंशन फार्मूला आएगा वो t आएगा इस वाले गिवन क्वेश्चन में। ठीक है, कोई दिक्कत था, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है, कह रहा व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे इमिटेड व्हेन द ट्यूब ऑपरेटिंग एट 60 किलोवोल्ट। एक्सरे ट्यूब है, अब देखो ये एक्सरे ट्यूब से आगे ऐसा क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है, ये कोई एक्सरे ट्यूब है। ठीक है, एक्सरे क्या है, ट्यूब है, इसको कितने वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहे हैं, 60 किलो वोल्ट पे। ठीक है, तो कह रहा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताओ, सूक्ष्मतम तरंग दैर्ध्य का मान होगा। हम जानते हैं फार्मूला इसका, हमको पता रहता है, मिनिमम लेमडा निकालने के लिए एक्सरे का एक रटाया फार्मूला होता है hc/e × v। ठीक, रख दीजिए।
और V किस में है, किलो वोल्ट में है, तो सबसे पहले इसको वोल्ट में कन्वर्ट करिए, 60 इंटू 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा। उठा के वैल्यू रख दीजिए। एट की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻34, ये हो गया। C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और वोल्टेज कितना है 60, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, यह जाएगा 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 1.6, न्यूमेरिकल वैल्यू एक साइड, पावर वाला एक साइड कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 60, ठीक। अब क्या कर देंगे, 10⁻−34 और ये कितना हो जाएगा 10⁻+8 घट कितना हो जाएगा 26, ये क्या होता है ऊपर कितना हो जाएगा 10⁻26, और नीचे कितना हो जाएगा 19 में से 3 गया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, 10⁻16, ऊपर से आ जाएगा कितना हो जाएगा 10⁻10, तो हो जाएगा 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 3, खाली कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, 60 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻10, जो कि एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। सारा आंसर किस में दिया है, एंगस्ट्रॉन में ही दिया है। ओके, इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके इसको कैलकुलेट करिए, आपका देखिए इसमें चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेट नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है, और ऑप्शन भी हमको नहीं पता है, बस मैंने ये प्रोसेस बताया, ये फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आप निकाल के अपने हिसाब से आंसर आप लगा लीजिएगा, इतना कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मेरे पास इसका आंसर नहीं है, आप सॉल्व करिए, मुझे प्रोसेस पता होता है, आंसर मुझे यहाँ लगाते समय पता चल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट फाउंड इन साउंड वेव, कह रहा है कि कौन सा इफेक्ट जो होता है, निम्न में से कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगों में नहीं होता है। जो हमारा साउंड्स वेव होती हैं, कौन सी हमारी इफेक्ट जो होती है वो शो नहीं करती हैं। परावर्तन, साउंड परावर्तित होती हैं। रिफ्लेक्शन होता है, बिल्कुल होता है। साउंड जो होती है इंटरफेरेंस करती हैं, बिल्कुल करती हैं, यानी कि साउंड का व्यतिकरण होता है, ठीक है। दो नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी की क्या करती हैं, साउंड वेव इंटरफेरेंस करती हैं, ठीक है। डाइफ्रैक्शन भी करती हैं, लेकिन साउंड वेव जो होती है पोलराइज नहीं होती हैं। पोलराइजेशन केवल क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव होती हैं। बड़ा लोचा तब हुआ था जब लाइट को भी क्या बोला जाता था, लाइट को भी हमको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोला जाता था पहले। जब हाइजेंस ने क्या किया था कि लाइट जो है हमारे क्या है, एक वेव्स हैं, ठीक है। हाइजेंस की कणिका का सिद्धांत जब आप पढ़ेंगे वहां पे उनका वेवलेट्स जब उनका प्रोसेस पढ़ेंगे, उन्होंने कहा था कि लाइट जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लाइट एक प्रकार की वेव है। कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन जब बाद में पोलराइजेशन इफेक्ट शो हुआ तो ये पता चला कि लाइट तभी पोलराइज होती हैं जब वो कैसी हो, इन ट्रांसवर्स इन नेचर हो। तो पोलराइजेशन जो होता है, ध्रुवीकरण जो होता है, पोलराइजेशन ऑफ जो होता है वो इफेक्ट नहीं पाया जाता किसमें, हमारी साउंड में। तो ये जो पोलराइजेशन होता है ये हमारी इसमें नहीं पाई जाती। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट फाउंड इन साउंड वेव, तो पोलराइजेशन जो होती है वो साउंड वेव का प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया है, इस पे बता ही चुके हैं, अभी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुके हैं। कह द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप सिर्फ 2 ईयर। हाफ लाइफ कितना दिया है, किसी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का कितना दिया है, 2 ईयर दिया है। ओके, कह रहा है द फ्रैक्शन ऑफ एटम डीके इन द सबस्टेंस आफ्टर 8 ईयर। टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, कैपिटल टी की वैल्यू दे रखी है 8 ईयर। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि द फैक्टर ऑफ सबस्टेंस विल डीके, यानी कि कितना घट जाएगा, कितना भाग क्षय हो जाएगा, बचा हुआ नहीं पूछ रहा, कितना भाग क्षय हो जाएगा। हमने सीधा सीधा फॉर्मूला बताया था, फ्रैक्शन रिमेनिंग, कितना भाग बचा हुआ है उसको निकालने के लिए करते हैं n/n0 = 1 की पावर 2, और 2 की पावर कितना होता है, ये कैपिटल टी, और डिवाइड बाई नीचे हाफ लाइफ टाइम कर दिया, ठीक। ये क्या आ जाएगा, ये जो पार्ट आएगा ये क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन रिमेनिंग, ये बचा हुआ भाग आएगा। तो बचा हुआ भाग मिल जाएगा तो हम क्या कर देंगे, कुल भाग में से बचा हुआ भाग हम घटा देंगे, तो कितना डीके हुआ हमको ही मिल जाएगा। हमने बोला कि 60% हमारा बचा हुआ भाग है, तो रिमेनिंग कितना डीके हो गया, 100 माइनस 60%, 40% इसका भाग क्या हो गया, हमारा डीके हो जाएगा। तो ये रिमेनिंग भाग आ जाएगा। डीके निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 1 माइनस क्या कर देंगे, जो n/n0 की वैल्यू आएगी हम कर देंगे। सारी चीज दे रखी है, देख लो, किसी में रखिए, n/n0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ठीक है 2 के पावर n। अच्छा इसको निकाल लो, t/8/2 कर दोगे, t/t हाफ कर दोगे, 4 आ जाएगा। ओके, और 2 के पावर जब 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और दूना 16, कितनी आ जाएगी, n/n0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
एन नॉट एन बाई के वैल्यू 1/16, यानी कितना भाग बचा हुआ होगा वो होगा 1/16। कितना भाग बचा हुआ होगा वो होगा 1/16। कितना डीके हो जाएगा 1 - 1/16 कितना हो जाएगा 15/16। इसका भाग इतना क्या हो जाएगा ये डीके हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये जो आया था वो रिमेनिंग था, कितना बचा हुआ भाग था वो आया था, और कितना डीके हो जाएगा एक में से टोटल घटा देंगे, कितना आ जाएगा 15/16 आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है आया। ठीक है, करेक्ट क्वालिटी फैक्टर ऑन इंक्रीजिंग कैपेसिटेंस इन एलसीआर सर्किट। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर ऑन इंक्रीजिंग कैपेसिटेंस इन एलसीआर सर्किट। करेक्ट, किसी श्रेणी क्रम एलसीआर परिपथ में विद्युत धारिता बढ़ाने पर गुण गुणांक यानी क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और Q बराबर कितना होता है, Q बराबर होता है ओमेगा नॉट L/R। ये हमारा क्वालिटी फैक्टर होता है। अब इसमें आपको ये देख के लगेगा कि इसमें C की तो वैल्यू ही नहीं है सर। कहेंगे कि हमने क्या बोला है कि विद्युत की धारिता बढ़ाने पे यानी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर अगर हम इंक्रीज कर दें तो क्वालिटी फैक्टर पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्या पड़ेगा, अब कुछ बच्चे ये फार्मूला अगर याद करके जाएंगे तो कर देंगे रिमेन्स कांस्टेंट, कहाँ चला गया, इसमें होगा यहाँ रिमेन्स अनअफेक्टेड, इस पे लगा के चले आएंगे। लेकिन उनको नहीं पता कि जो ओमेगा नॉट लिखी है ये ओमेगा नॉट एक्चुअली है क्या। ये ओमेगा नॉट है, क्या है, ये ओमेगा नॉट फ्रिक्वेंसी है, रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी है। और रिजोनेंस कंडीशन पे एलसीआर सर्किट में क्या होता है कि इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होता है और कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है वो दोनों बराबर होता है, इससे पहले ही बता चुके हैं। और रिएक्टेंस क्या होता है, इसको निकाले थे तो अभी ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी आई थी, ओमेगा नॉट की वैल्यू आई थी 1/2π 1/√LC। पुट कर देंगे, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 1/R√L/C। कर दीजिए, ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या कर देंगे, ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा 1/√LC, और कितना हो जाएगा L/ कितना हो जाएगा ये R। तो 1/R कॉमन कर लेंगे। ठीक है, और इसको क्या कर देंगे, इसको रूट में LC कर देंगे तो इसका आ जाएगा रूट में L/C। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये रूट में अभी देखिए क्वालिटी फैक्टर क्या आ जाएगा, क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा 1/R रूट में L/C। ये भी फार्मूला होता है जब ओमेगा नॉट हटा देंगे तब। अच्छा, अब देख लीजिए कि यहाँ क्वालिटी फैक्टर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/C के स्क्वायर रूट के। देखिए, तो अगर कैपेसिटर बढ़ाएंगे तो उसका क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगा बताइए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर उसका कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे तो उसका क्वालिटी फैक्टर जाहिर सी बात है क्या होने वाली है, घटने वाली है, तो ये घट जाएगा। इस बार वाले फार्मूले लगा के रिमेन्स कांस्टेंट करके मत आइएगा। ओके, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी फैक्टर ये होता है। ठीक, आगे आते हैं, आगे क्वेश्चंस करते हैं। कह रहा है रेडियाई ऑफ एटॉमिक स्टेशनरी ऑर्बिट इन द रेशियो। कह रहा है परमाणु की स्थिर कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात होता है। ठीक है, क्या होता है, ऑर्बिट्स का रेशियो जितना होता है। हम पढ़े हैं बोहर्स थ्योरी। बोहर्स थ्योरी ये कहता है कि जो हमारा कितना होता है Rn बराबर कितना होता है, ये होता है ये हमारा कितना n² R0। ठीक, ये n² R0 कह रहा है कि पहले कक्षा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जहां R0 कितनी है उसकी पहली त्रिज्या है, वो क्या है, बोहर्स रेडियस है, जिसकी वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रॉन, बोहर्स रेडियस होती है। ओके, इसकी वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट के लिए निकालेंगे n की वैल्यू 1 R0 हो जाएगा। ठीक है, 2 के लिए निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर R0 हो जाएगा, और 3 के लिए निकालेंगे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा R0। रेशियो निकाल लेंगे R1:2 R2:2 R3 कितना हो जाएगा, R0 सब में है, कॉमन हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। ये फार्मूला जो होता है वो आपका होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ये बोहर्स क्या होता है, बोहर्स रेडियस फाइंड करने का फार्मूला होता है। आगे आते हैं। ठीक है, सब्सिबिलिटी इज अ पॉजिटिव एंड लार्जर फॉर। कह रहा है कि सब्सिबिलिटी यानी कि सुग्राहिता जो होती है किसी चुंबक की, सब्सिबिलिटी का मान धनात्मक और बहुत बड़ा होता है। किसके लिए होता है, देखिए डायमैग्नेटिज्म के लिए सब्सिबिलिटी निगेटिव होती है। ये जो डायमैग्नेटिज्म होता है इसके लिए सब्सिबिलिटी कितनी होती है, निगेटिव, डाया पैरा, हाँ निगेटिव होती है। ये पैरा के लिए क्या होती है, इसके लिए सब्सिबिलिटी पॉजिटिव होती है। ठीक है, और इसके लिए क्या होती है, इसके लिए फेरोमैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव होती है,
लेकिन बहुत लार्ज होती है, बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। तो क्या हो रहा, पूछ भी रहा है ससेप्टिबिलिटी का मान धनात्मक और बहुत बड़ा होता है। किसके लिए? ये होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, यानी लौह चुंबक मटेरियल पदार्थ के लिए ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है और बहुत ज़्यादा होती है। डायामैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म के लिए भी पॉजिटिव होती है, अनुचुंबकीय के लिए भी पॉजिटिव ही होती है, लेकिन कम पॉजिटिव होती है इन कंपेयर विथ फेरोमैग्नेटिज्म, और डायमैग्नेटिज्म के लिए निगेटिव होती है। तो ये बात याद रखिए, ससेप्टिबिलिटी याद रखिएगा किसकी कितनी होती है, वहां मैंने लिख दिया है। आगे आते हैं, कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद द वेलोसिटी v along 45 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, देन द पाथ वुड बी। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 45 डिग्री के कोण पर v वेग से प्रेक्षित किया जाता है तो उसका पथ होगा। ये जानते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में 45 डिग्री के एंगल पे क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, उसका पाथ जो होता है वो कुंडलिनीकार होता है, हेलिक्स हो जाता है। अगर यही मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका पाथ कैसा होता है, वृत्तीय हो जाता है। ये कब होता है, जब थीटा इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री होता है, और जब किसी और एंगल पे 45 डिग्री पे किसी और एंगल पे करते हैं तो उसका पाथ क्या होता है, हेलिक्स होता है, उसका पाथ ऐसे ऐसे बनता है, ठीक, हेलिक्स पाथ हो जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा, 45 डिग्री पे उसका पाथ कैसा हो जाएगा, हेलिक्स हो जाएगा। क्या है, एक प्रेक्षण। अब देखिए डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन आ गया, और डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन आपका आना ही आना है, ठीक है। ये क्या है आपका, डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन आया है। डॉपलर इफेक्ट इन साउंड, जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशंस होता है तो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है। देखिए कह रहा है एक प्रेक्षण 40 मीटर प्रति सेकेंड, प्रेक्षण मतलब एक ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर दिया है, वीओ कितना दिया है देख लीजिए, 40 मीटर पर सेकेंड दिया है। ओके, कह रहा है कि वेग से आवृत्ति 250 हर्ट्ज के साथ स्थिर स्रोत की ओर गति कर रहा है, ठीक है। ये हमारा ऑब्जर्वर है ना, एक प्रेक्षण, इंग्लिश में देख लेते हैं, थोड़ा हिंदी में कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। क्या है रहा, एन ऑब्जर्वर मूव कर रहा है ना, देखिए ऑब्जर्वर इज मूविंग, कौन, एन ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवार्ड्स ए स्टेशनरी सोर्स, ठीक है। ऑब्जर्वर मूविंग कर रहा है, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, इसको लिखते हैं। देखिए ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, ये क्या है, ये सोर्स है, ठीक, ये सोर्स है। अब ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v ऑफ ऑब्जर्वर कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ये सोर्स कैसा है, स्टेशनरी है, यानी vs इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और vo दिया है। कह रहा है कि एक प्रेक्षण 40 मीटर प्रति सेकंड की वेग के साथ आवृत्ति 250 हर्ट्ज के स्थिर, अच्छा ये सोर्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है, यानी जो हमारा एफ नॉट है वो कितना है, वो हमारा कितना है, 250 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, ठीक, 250 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। कह रहा है गति कर रहा है, यदि ध्वनि का वेग यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड v इक्वल टू 330 मीटर पर सेकंड है, तो क्या कह रहा है, तो प्रेक्षण द्वारा सुनी गई आभासी हमारी क्या है, ये कैंसिल हो जाए, आभासी हमारी क्या पूछ रहा है, ये आभासी हमारी आवृत्ति पूछ रहा है, ठीक है, आवृत्ति कितनी है, ठीक है। यानी कि हमारा जो डॉपलर्स लॉ लगाते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड, एफ इक्वल टू क्या होता है, ये होता है v प्लस माइनस वी नॉट अपॉन v माइनस प्लस वी एस, और इसका जो ये फ्रीक्वेंसी होता है एफ नॉट, ठीक है। यहाँ पे क्या स्थिर है, सोर्स स्थिर है, यानी वी एस की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखिए एफ इक्वल टू क्या फार्मूला बन गया, प्लस माइनस वी नॉट यानी ऑब्जर्वर अपॉन v, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ठीक है, और इनटू एफ नॉट। अब हमको पता करना है कि प्लस लगेगा कि माइनस, ठीक है। क्या मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, सोर्स स्टेशनरी है। तो अब देखो सोर्स कहां मूव कर रहा है, टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, टुवार्ड द सोर्स, सोर्स की तरफ जा रहा है, यही जाहिर सी बात है कि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसको वेलोसिटी उसकी ऐड हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे, v प्लस वी नॉट लिखेंगे, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा v प्लस वी नॉट डिवाइड बाई v, फ्रीक्वेंसी v नॉट। अब ये फार्मूला लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यही हमको चाहिए, ठीक है। v नॉट कितना दिया है, 250 हर्ट्ज दिया है, ओके। ये v कितना दिया है, वेलोसिटी ऑफ ये साउंड है कितना है, 330 है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितनी है, वो 40 है, जोड़ दीजिए और नीचे 300 की 30 कर दीजिए, इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, 250 370, कितना आ जाएगा, 250 मल्टीप्लाइड बाई 370 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 330, यहाँ से ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 250 मल्टीप्लाइड बाई 37 डिवाइड बाई 33, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका जो आंसर आ जाएगा
ये एफ की वैल्यू जो अपरेंट फ्रिक्वेंसी होगी, जो फ्रिक्वेंसी उसको सुनाई देगी, वो इस वैल्यू इसमें छिपी होगी। ठीक है, 320 हर्ट्स, 300 हर्ट्स। ठीक है, वो लगभग अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 31 1 जा 31 और 32 2 जा लगभग 1.2 टाइम्स ज़्यादा होगा, लगभग देख लीजिए। तो ये 250 में 1.2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.052। ठीक है, लगभग आपका 3 टाइम्स हो जाएगा ना, लगभग ये 300 हर्ट्स आएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा इसको सॉल्व करके, लगभग 300 हर्ट्स आपकी फ्रिक्वेंसी आने वाली है। ठीक है, ये ध्यान याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें याद रखना है आपको। आगे आते हैं। ठीक है, हाँ इसका ऑप्शन भी दिया है। अच्छा, ये सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? ये आपका 280 आएगा। देखिए ऑप्शन दे रखा है इसमें, 280 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, उसको सॉल्व करिएगा, 280 आपका आंसर आ जाएगा। कह रहा सार्वभौमिक तर्क गेट है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन कौन सा है? नन देन नॉर, नॉट एन एक्सॉर, एंड एन नॉट, और एन एक्सॉर गेट। बताइए यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन है? यूनिवर्सल लॉजिक गेट 2 ही होते हैं। कौन से? पता है हमको, NAND नैंद गेट और नॉर गेट, दोनों ही क्या होते हैं? यूनिवर्सल लॉजिक गेट होते हैं। बकिया जो और 3 बचते हैं, और, नॉट और एंड गेट, ये क्या होते हैं? इसको बेसिक गेट बोलते हैं। ये क्या होते हैं? ये बेसिक गेट होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये यूनिवर्सल गेट होते हैं। ठीक है, ये सार्वभौमिक तर्क गेट होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके नंद और NAND नैंद, और नॉर क्या होते हैं? आपके यूनिवर्सल गेट होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। करा है द SI यूनिट ऑफ इंडक्टर टाइम कैपेसिटेंस का बता चुके हैं कि नहीं बता चुके हैं? इससे पहले बता चुके हैं। L और C का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? अभी इससे पहले ही सॉल्व कराए थे, देख लीजिएगा। टाइम स्क्वायर का यूनिट होता है। ठीक है, इससे पहले ही सॉल्व कराए थे, मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो L और C का जो हमारा क्या होता है, यूनिट होता है, वो टाइम स्क्वायर का होता है, यानी सेकंड स्क्वायर का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जे के पीछे देखिएगा, कराया मैंने। ठीक है, कह रहा है एक F फोटॉन का संवेग है, द मोमेंटम ऑफ अ फोटॉन ऑफ फ्रीक्वेंसी F आवृत्ति के लिए फोटॉन का संवेग है। ठीक है, F आवृत्ति के लिए फोटॉन का संवेग है। डी ब्रोगली रिलेशन से हम क्या लिखते हैं? लैम्डा इक्वल टू क्या लिखते हैं? H/P। मोमेंटम हमको चाहिए, F आवृत्ति है। ठीक है, और न्यू इक्वल टू क्या होता है? न्यू इक्वल टू होता है C/λ। ठीक, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए। लैम्डा बराबर हो जाएगा C/न्यू, यहाँ रख देंगे C/न्यू इक्वल टू H/P। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए मोमेंटम की वैल्यू। तो मोमेंटम यहाँ से निकाल लो, P इक्वल टू क्या आ जाएगा? P इक्वल टू आ जाएगा H/c। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा? F, यहाँ F मैंने न्यू लिया है, वहाँ F है, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं HF/c। कौन सा ऑप्शन सही है? सेकेंड ऑप्शन जो सही है। F आवृत्ति के लिए फोटॉन का संवेग HF/c, प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, आगे आते हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉन है। ठीक है, हीलियम प्लस के लिए निम्नतम ऊर्जा स्तर की बोहर त्रिज्या होगी। बोहर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.53 एंगस्ट्रॉन, द ग्राउंड स्टेट बोहर्स रेडियस ऑफ हीलियम प्लस। ठीक है, क्या होता है? रेडियस R बराबर कितना होता है? बताइए। ये होता है हमारा ये होता है n स्क्वायर R0 डिवाइड बाई Z। ये हमारा फार्मूला बनता है nth ऑर्बिटल का, ये रेडियस का बोहर्स फार्मूले में। करा पहली त्रिज्या इसका 5, R0 की वैल्यू दे रखी है कितना? R0 की वैल्यू दे रखी है 0.53 एंगस्ट्रॉन। ठीक, कह रहा है कि हीलियम प्लस के लिए निम्न ऊर्जा स्तर, यानी n इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, R1 निकालना है किसके? हीलियम एटम के लिए। हीलियम n की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि निम्न ऊर्जा स्तर निकालना है, तो 1 का स्क्वायर। R0 आपकी वैल्यू दे रखी है 0.53 एंगस्ट्रॉन, और डिवाइड किया Z की वैल्यू क्या चाहिए? Z दे रखा है हीलियम प्लस एटम, और हीलियम के लिए परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2, यानी कितना आ जाएगा? 0.53 डिवाइड बाई 2। देखिए क्या आंसर आया है, सॉल्व करिए। 2 दूना 4, 2 छंग 12, ये आपका ये आंसर आएगा सेकंड वाला। ठीक, इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, निम्न ऊर्जा स्तर पूछ रहा, ग्राउंड स्टेट पूछ रहा हीलियम एटम के लिए, तो ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू 1 रख दिया, n बाई Z होता है, Z की वैल्यू हीलियम प्लस एटम के लिए 2 होती है।
रख दिया, सॉल्व कर लिया। कह रहा है ए गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम व्हेन अ करंट पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर 1%, द करंट गोज थ्रू द कॉइल एंड रेस्ट ऑफ फ्लोज थ्रू द शंट, द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका यूपी कॉलेज के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आपका एमजी केबीपी में लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एक धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, जब एक धारा मापी से होकर गुजरती है तब 1% कुंडली से होकर गुजरता है, शेष शंट से होकर गुजरता है, तो शंट का प्रतिरोध क्या होगा? इसके लिए सिंपल फार्मूला होता है, कितना होता है? आई जी मल्टीप्लाइड बाई शंट रजिस्टर जी मल्टीप्लाइड बाई आई माइनस आई जी। ये जी क्या है बोल दे रहे हैं, लिख लो। ये जी क्या है? ये जी हमारा शंट रजिस्टेंस है। जी क्या है? शंट रजिस्टेंस है, कुंडली का प्रतिरोध है, ठीक है, 100 ओम है। आई जी क्या है? जो धारा मापी से जो करंट फ्लो कर रहा है वो है। आई क्या है? आई जी क्या है? सॉरी, जो ये शंट से जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है। और आई जी कितना है? आई जी हमारा जो है जो ये धारा मापी से करंट फ्लो कर रहा है। कितना शंट से करंट फ्लो कर रहा है? आई इक्वल टू क्या हो जा रहा? आई इक्वल टू क्या हो जा रहा? ये हो जा रहा है, ये हमारा जो आई जी है वो कितना हो जा रहा? सॉरी, इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। कितना निकालेंगे? ये जो आई जी होगा, कितना हमारा करंट फ्लो कर रहा है? आई जी जो हमारा शंट से करंट कितना जा रहा है, वो टोटल करंट का 1%, यानी आई डिवाइड बाई 1%, यानी 1/100। सॉल्व कर लिए, आई जी की वैल्यू रख दीजिए। एस की वैल्यू कितनी है? आई जी की वैल्यू है आई डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई जी की वैल्यू कितनी है? 100। नीचे डिवाइड कितना है? आई, आई मतलब आई, आई की वैल्यू आई माइनस आई जी की वैल्यू आई बाई 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 100 आई डिवाइड बाई 100 और नीचे कितना आ जाएगा? 99 आई और डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, 100 से 100 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा? 100 डिवाइड बाई 99। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका ये आंसर आएगा। शंट रेजिस्टेंस एस इक्वल टू आएगा ये 100 डिवाइड बाई 99। क्या होता है? ये फार्मूला लगता है। आई जी क्या है? आई जी हमारा है कि जो शंट के थ्रू जो करंट जा रहा है, कितना जा रहा है? 1% जा रहा है, ठीक है। 1% निकाल लिया पूरे करंट का, आई बाई 100, ठीक। अब ये फॉर्मूले में मैंने आई जी की वैल्यू रख के, जी की वैल्यू 100 ओम रख के मैंने कैलकुलेट कर लिया, आ गया शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या करा है? अब बताओ, कह द फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉर्न ऑफ कार इज 400 हर्ट्ज। अभी देखो ये कह रहा है, फिर डॉपलर इफेक्ट से आ गया। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ हॉर्न ऑफ ए कार इज 400 हर्ट्ज एंड इट्स स्पीड इज 34 मीटर पर सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाई एन ऑब्जर्वर इन फ्रंट ऑफ कार विल बी, ठीक है। ये क्या मूव कर रहा है? अब ये जो सोर्स है हमारा, वो सोर्स मूव कर रहा है, सोर्स एक कार के रूप में है, क्या मूव कर रहा है? 34 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। और ये फ्रीक्वेंसी कितना जनरेट कर रहा है? एफ नॉट कितना जनरेट कर रहा है? कितना है? ये 400 हर्ट्ज जनरेट कर रहा है। और क्या है? क्या यहाँ पे है? जो ऑब्जर्वर है वो स्टेशनरी है, वो स्थिर है, ठीक है। यहाँ पे स्टेशनरी है, स्थिर है, यानी वी ओ हमारा क्या है? वो 0 है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना है? 0 है। तो कह रहा है कि हमको एपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू बताओ। हम फार्मूला अभी बताए हैं, क्या? एफ बराबर होता है वी प्लस माइनस वी नॉट डिवाइड बाई वी माइनस प्लस वी एस, और ये क्या हो जाएगा? एफ 0, ठीक। अब देखो क्या 0 है? ये 0 है, ठीक है। वी ओ 0 है तो रख दो v अपॉन, इसको 0 रख दिया, ये हो जाएगा v माइनस प्लस वी एस और डिवाइड बाई एफ नॉट। अब देखो अब क्या हो रहा? जो ये है सोर्स है, वो सोर्स हमारा ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा, तो उस केस में माइनस वाला लगता है, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा v डिवाइड बाई v माइनस वी एस मल्टीप्लाइड बाई एफ नॉट। सॉल्व कर लीजिए, v की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये लाइट की वेलोसिटी होती है 330 मीटर, ठीक है। ये 300, ये साउंड की वेलोसिटी होती है 330, नीचे कितना? v माइनस वी एस 330, और सोर्स का कितना वेलोसिटी है? 34, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कितना है? 400। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका अफरेंट फ्रीक्वेंसी नजर आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर टिक कर लीजिएगा, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, ठीक है, ये प्लस माइनस है, ठीक है। प्लस कब लगाएंगे? प्लस तब लगाएंगे जब सोर्स और या ऑब्जर्वर, ठीक है, सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के पास आ रहे हो। इस केस में माइनस है, ठीक है। माइनस है कि जब हमारा जो सोर्स है
वो ऑब्जर्वर के पास जा रहा तो माइनस लगाएंगे, और सोर्स जब ऑब्जर्वर से दूर जा रहा तो प्लस लगाएंगे नीचे वाले में, ठीक है। और ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, जब ऑब्जर्वर जब सोर्स के पास जा रहा है तो प्लस लगाएंगे, और ऑब्जर्वर जब सोर्स से दूर रहा है माइनस लगाएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं, टाइम नहीं है तो बताते। कह रहा है विच ऑफ द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, विभेदन क्षमता किसकी अधिक होती है। विभेदन क्षमता जो होती है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा, इसका क्या होता है, पेनिट्रेसिंग पावर ज्यादा होता है। पेनिट्रेटिंग पावर, विभेदन क्षमता जो होती है सबसे ज्यादा गामा की होती है। आयनाइजेशन पावर की बात करें, कभी आयनाइजेशन पावर बोल दे यानी उसका आयनन विभव बात कर दे, आयनन क्षमता की बात कर दे, तो सबसे ज्यादा अल्फा की होती है, उससे ज्यादा, उससे कम बीटा की, और सबसे कम गामा की होती है। आयनाइजेशन पावर किसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा अल्फा की, और पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा होगी, गामा की, क्योंकि गामा पेनिट्रेट करने के लिए उसको न्यूट्रल होना चाहिए, और गामा क्या है, न्यूट्रल है, तो गामा जल्दी पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। आगे आते हैं, ठीक। एक रेडियो एक्टिव छव, ये अब देखो ये आ गया एक्सरे, उससे आ गया अल्फा बीटा गामा डीके से 92x234 है, ये क्या बन जा रहा है, 82y222 बन जा रहा। तो कह रहा अल्फा बीटा कणों की संख्या की गणना कीजिए। चलो हम ऑप्शन से चेक करते हैं, 3 अल्फा और 3 बीटा। जब 3 अल्फा निकलेगा, एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, जैसो ये होता है ZX, जो नहीं जानता है देख ले। जब इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, और परमाणु भार में उसके XA-4 होता है, 4 की कमी आ जाती है। एक बीटा पार्टिकल निकलता है, जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो उसके परमाणु भार में 1 की वृद्धि हो जाती है, और परमाणु क्रमांक वैसे का ऐसे रह जाता है, ठीक है। देख लो क्या हो जा रहा है, 3 निकलेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएंगे, और 6 यानी कि 86 हो जाएगा, फिर 3 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये इसको आप पेयर बना के सॉल्व करिए, ठीक है। हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, इतना बात याद रखिए कि एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा, 2 के उसके परमाणु भार में कमी होगी, और 4 के क्या होगी, उसके परमाणु भार में 4 की कमी होगी, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगी, ठीक है। आप निकालिएगा, पेयर मैच कराइएगा। 3 अल्फा पार्टिकल निकालेंगे तो यहाँ पे 3, इसमें 3 दूना 6 घटेगा, 86 हो जाएगा, फिर 4 निकालेंगे तो 82 हो जाएगा, ठीक है। ये Z-1 हो जाएगा, सॉरी, एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो ये Z-1 हो जाता है, ये Z-1 हो जाता है, ये याद रखिए, भूल गए थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ बीटा माइनस इमेशन होता है, ओके। Z-1 होता है, परमाणु क्रमांक में 1 की कमी हो जाती है। तो हमको तो यही लग रहा है 3 और 4, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है, 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 आपका ये राइट आंसर होगा, ठीक है। दिया भी यार, देख लो यार, तुम लोग कहोगे सर बताते नहीं हैं, बहुत तुम लोग ना। देखो अब देखो इसको क्या दिया है, 92x234 है, जाना है हमको, अभी स्टूडियो बंद होने वाला है ना, इसलिए मुझे भागना पड़ रहा, 222 है ना, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें क्या निकल जाए कि हमारा ये बन जाए, यानी कितना कमी हो गया है, परमाणु इसके क्रमांक में 10 की कमी हो गई है। तो देख लो 3 अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो 6 की कमी होगी, 3 दूना 6, और फिर 3 और निकल जाएगा तो फिर 6 3 9 हो जाएगा, 9 घटाओगे 92 में से तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 83, नहीं आया, ठीक है। ये निकालो, ये निकालो, अगर 3 अल्फा पार्टिकल निकालोगे तो 3 अल्फा पार्टिकल निकालने के बाद 92 234, अगर इसमें से 3 अल्फा पार्टिकल निकाल दो तो परमाणु क्रमांक में 3 दूना 6 की कमी हो जाएगी, ये 86 हो जाएगा, और एक हो जाएगा परमाणु भाग में 4 की कमी हो जाएगी, 4 ते 12, एक निकलने से 4 कमी हुई तो 3 निकलने से 12 कमी हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा 224, 12 हो जाएगा ना, 222, सॉरी 222। अब इसमें क्या निकालना है, 4 बीटा पार्टिकल निकालना है। जब 4 बीटा पार्टिकल निकालेंगे तो परमाणु क्रमांक में फिर क्या हो जाएगी, 4 की कमी हो जाएगी, परमाणु भार वैसे का वैसे रहेगा, तो ये हो जाएगा 82, और परमाणु भार वैसे का वैसे 222। तो ये आपका 4, 3 अल्फा और क्या हो जाएगा, 4 बीटा पार्टिकल निकलेगा, ठीक है। एसी परिपथ में धारा का मान I बराबर 2 cos ओमेगा टी है, RMS वैल्यू क्या होगा बताओ। ये I की वैल्यू दे रखी है, I बराबर 2 cos ओमेगा टी प्लस थीटा, I की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। RMS वैल्यू चाहिए, RMS वैल्यू होता है वर्ग माध्य मूल मान होता है कितना, I0/√2। I0 कंपेयर कर दो इक्वेशन से, नॉर्मल इक्वेशन होता है I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। I0 की वैल्यू कितनी है, I0 की वैल्यू 2 है, ये लिख देंगे 2 डिवाइड बाई √2, यानी क्या हो जाएगा
ये आपका आ जाएगा 2√2, यानी आपका जो आंसर आएगा ये इसको लिख सकते हैं 2 को √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 डिवाइड बाई √2, √2 से √2 कैंसिल, ये √2 एम्पीयर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था, एकदम आसान क्वेश्चन था। आगे आते हैं, कितने क्वेश्चन हैं यार, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं यार, अभी टाइम भी बहुत हो रहा है। ठीक है, चलो फटाफट करते हैं। ठीक, फटाफट करते हैं। कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा I बराबर, अब देखिए जल्दी जल्दी करिए, I बराबर कितना है, I बराबर दिया है 10, साइन क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, 314t है। ओके, कह रहा दर्शाया जाता है जहां t सेकंड में होता है और इसकी आवृत्ति लगभग क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। फ्रीक्वेंसी पाने के लिए 2 पाई हम क्या लिखेंगे, 2 पाई, देखो ओमेगा बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा अपन 2 पाई। ठीक है, तो क्या कर देंगे, ओमेगा अपन 2 पाई, कंपेयर कर देंगे किससे, नॉर्मल इक्वेशन से, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 314, कितना 314। ठीक है, निकाल लीजिए, एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा 314 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, कैलकुलेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल करिए, कितने टाइम से आएगा, कितने टाइम से आएगा, यहाँ 3 अंक खसकाएं, 2 जीरो और बढ़ाएंगे, ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 डिवाइड बाई 2, ये 50 हर्ट्ज आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कंपेयर करके 50 हर्ट्ज आपका आंसर भी है। कैलकुलेट द क्वालिटी फैक्टर Q ऑफ ए RL सर्किट, LCR सर्किट, उसका क्वालिटी फैक्टर ज्ञात करना है। R बराबर 10 ओम दिया है, C बराबर 30 माइक्रोफेरेड दिया है, L बराबर 27 माइक्रो हेनरी है, Q बराबर कितना होता है, ये होता है 1/R रूट में L/C, ये क्वालिटी फैक्टर निकालने का फार्मूला होता है। Q इक्वल टू 1/R कितना दिया है 10, और ये L की वैल्यू कितनी दी है, ये मिली हेनरी में है, इसको हेनरी में कन्वर्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा 10⁻³ और नीचे कितना है, ये माइक्रोफेरेड में है, 30 इंटू माइक्रोफेरेड कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफेरेड में होता है 10⁻⁻6। ठीक है, कैलकुलेट करिए, 3 3 का 9 3 27, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, काट दीजिए इसको, ये 3 क्या उतना हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा 1/10 और ये हो जाएगा 27 डिवाइड बाई 3, एक 0 हटाएंगे तो एक पावर कम हो जाएगा। ठीक है, 10 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -5 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा ये 10⁻²। ठीक है, बाहर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, बाहर 10 आएगा, ये हो जाएगा Q इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लाइड बाई जो उसका स्क्वायर से बाहर आया 10 और नीचे 3 9 27, ये क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये क्वालिटी फैक्टर निकालने का, और क्वालिटी फैक्टर है, इसका कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, 3 आ जाएगा। ठीक है, अनुनादीय पर एक श्रृंखला LCR प्रपट का शक्ति पावर फैक्टर क्या है, जब रिजोनेंस कंडीशन होता है तो इस कॉस पावर, देखो ये जो हम एवरेज पावर लिखते हैं, P एवरेज लिखते हैं, वो क्या होता है VRMS। ठीक है, बताए हैं सभी, बताया हुआ चीज है, IRMS मल्टीप्लाइड बाई cos फाई, ये cos फाई को ही क्या बोलते हैं, ये cos फाई बोलते हैं पावर फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक इसको बोलते हैं। ओके, पावर फैक्टर बोलते हैं। अब देखो अनुनादी स्थिति में क्या होता है, एक्सएल बराबर क्या होता है, XC होता है, tan फाई क्या हो जाएगा, tan फाई हम बताएं, पहले ही बताएं, ये होता है XL माइनस XC डिवाइड बाई RLCR सर्किट में, और XL XC बराबर हो जाएगा तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और जिसमें 0 हो जाएगी तो फाई की जगह 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की 1 होती है। तो अनुनादी स्थिति में पावर फैक्टर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। देखो ऑप्शन है, अनुनादी स्थिति में पावर फैक्टर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। cos फाई को ही पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, फाई की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिफाइंड बाई, मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी B/H का जो रेशियो होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन और B/I का जो रेशियो होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन और उसकी इंटेंसिटी का जो रेशियो होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमिटिविटी। उसको क्या बोलते हैं हम, उसकी मैग्नेटिक परमिटिविटी बोलते हैं, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का जो रेशियो होता है उसको मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते हैं, यानी कि म्यू इक्वल टू कितना होता है, B/I। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन डिवाइड बाय उसकी इंटेंसिटी।
ठीक है। कह रहा है अनुचुंबकीय संवेदनशीलता x और ताप T में क्या संबंध है। कह रहा है द करेक्ट रिलेशन बिटवीन पैरामैग्नेटिज्म सब्सिबिलिटी x एंड टेम्परेचर T। पैरामैग्नेटिक के लिए जो सब्सिबिलिटी होती है, पैरामैग्नेटिक के लिए जो सब्सिबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 बाई टेम्परेचर के, यानी x होता है c बाई टी, क्यूरीज लॉ होता है। ठीक है, तो क्या होता है x स्क्वायर टू होता है c बाई टी, पहला ऑप्शन है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक के लिए। डायामैग्नेटिज्म जो होता है ध्यान में रख दीजिए, पैरामैग्नेटिक में सब्सिबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो हमारा पैरामैग्नेटिज्म है उसकी सब्सिबिलिटी घटेगी। लेकिन डायामैग्नेटिज्म, जो डायामैग्नेटिज्म आता है, ठीक है, वो डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ये लिख लीजिएगा, डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। जो डायामैग्नेटिज्म होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। बकिया डाया और पैरा और फेरो दोनों ही टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, क्यूरीज लॉ होता है m बाई एच का रेशियो। आगे पहले, इससे पहले क्या था, b बाई आई का जो रेशियो था उसे हम क्या बोलते थे, म्यू। अब जो m बाई एच का रेशियो है उसे हम क्या बोलेंगे, बताइए। m बाई जो h का रेशियो है उसको सब्सिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, चुंबक संवेदनशीलता, मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं, b बाई एच का जो रेशियो होता है। ठीक है, b बाई आई का रेशियो म्यू और b बाई एच का रेशियो सब्सिबिलिटी। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच एनी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक। ठीक है, एक टेम्परेचर ऐसा है जिसपे फेरो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फेरो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैरा में। ठीक है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर पे आते आते हमारा क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एट द जियोग्राफिकल मेरिडियन, कह रहा है, हिंदी में है, चुंबकीय मेरिडियन और भौगोलिक मेरिडियन के बीच का कोण होता है जिसको एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोलते हैं, अवनति का कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, ये एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, अवनति का कोण बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन और उसके बीच का एंगल जो होता है। ठीक है, आगे आते हैं। द डिवाइस इज यूज फॉर कन्वर्टिंग AC इंटू DC। AC को DC में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, कौन सा डिवाइस जो है जो AC को क्या करता है, DC में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वो काम कौन करता है, वो सारा का सारा काम रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर क्या होता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है। ठीक, तो ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि मैंने थोड़ा जल्दी बताया है, पर कोई बात नहीं, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा फिर हमको कमेंट करके, हमसे कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अभी जल्दी में जाना था इसलिए 1 2 4 5 क्वेश्चन जल्दी जल्दी में कराए हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, कल टेस्ट देते हैं 5 बजे। आप लोग लाइव इस पे यूट्यूब पे पता रहिएगा कि 5 बजे कहाँ आपको टेस्ट देना है, जल्दी मिलेगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात होती है आप लोग के सेंटर पे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और टेस्ट कल जरूर दीजिएगा रात 8 बजे से। कैसे कहाँ देना है आपको 5 बजे लाइव आपको यूट्यूब पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।